डिटरमिनेंट आता है आपको? पक्का? इसको सॉल्व करना आता है? पहली बात तो डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का बनता है या हर किसी का बनता है? अच्छा, पहली बात तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का बनता है या कुछ भी हो सकता है? मैट्रिक्स का। हाँ, मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने का तरीका निकाला गया डिटरमिनेंट, और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का बनता है। अच्छा सर, स्क्वायर मैट्रिक्स के सिवा कोई और मैट्रिक्स भी होती है क्या? क्यों? हमारे तो रेक्टेंगुलर होती है सारी मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर में एक खास केस है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर बोले तो समझ में आता है? 2x2, 3x3, 4x4, उन्हीं का सॉल्यूशन, उन्हीं का हल निकाला जा सकता है, बाकी का हल नहीं निकाल सकते हम। तो सिर्फ उन्हीं का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, उसके निकालने के तरीकों को डिटरमिनेंट बोला गया। ठीक है ना? अच्छा, आपको जानकर के अच्छा लगेगा, जैसे कई बच्चे बोलते हैं इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 2 है, हाँ, और इसकी वैल्यू -2 है, हाँ, ये डिटरमिनेंट है, ये एक 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, ये मॉडुलस नहीं है। ध्यान रखना, डिटरमिनेंट में लोचा हो सकता है, समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, ये डिटरमिनेंट है 1 ऑर्डर का। वो कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का। एक्चुअल में ये 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नहीं समझ में? 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अच्छा, जो ये 3 है तो सर 3 इक्वेशन का होगा? हाँ, ये 3 इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बाद में आपको पता चलेगा, अब बच्चा दिमाग लगा रहा है यार 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन, कैसी 2 इक्वेशन? क्वाड्रेटिक? ना ना ना, 2 लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन सर दिखती कैसे है? अरे a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू c1, और उधर से देखा a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू c2, यही तो है ना? है ना? हम इसको जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तब वो आता है हमारे पास में, प्रकट होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम ये जब 2 डिग्री का डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हम अपने मन में मान के चलते हैं कि हमारे आंसर 2 रेखाओं से आ रहे हैं, 2 लाइन से, 2 स्ट्रेट लाइन से आ रहे हैं। और जब 3 का चल रहा होता है ना, तो 3 XYZ तीनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम कहते हैं 3 प्लेन आ गए, क्योंकि XYZ का तो लाइन खत्म, प्लेन चालू। याद रहेगा? इसलिए कई बार हमारे जब इसके सॉल्यूशन आते हैं ना, तो जो लास्ट में अपन वो क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं ना, तो उसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन हम लोग प्लेन में या स्ट्रेट लाइन में ले जाते हैं। ठीक है ना? हालांकि क्रैश कोर्स इट इज टू अर्ली, टू लिमिटेड टाइम टू से ऑल दीज थिंग्स, बट स्टिल आपके दिमाग में बातें छेड़ता रहूं, तरंगे बनती रहेगी ना, तो बाद में वेव्स बन जाती है। ठीक है ना? आगे समझेगा। आगे क्या कह रहे हैं? इनकी वैल्यू निकालने के तरीकों को डी बोलते हैं। ठीक है ना? याद है? हाँ या ना? अच्छा, कोफैक्टर माइनर याद है आपको? अच्छा, माइनर और कोफैक्टर में किसका फर्क होता है? साइन का, प्लस माइनस का। हाँ या ना? अच्छा, आपको प्लस माइनस देखना आता है? माइनर को m से दिखाते हैं, कोफैक्टर को c से दिखाते हैं, आता है? हाँ या ना? अच्छा, क्या आपको पता है आज भी एलिमेंट का नाम aij है? हाँ या ना? अच्छा, कोफैक्टर के टाइम पे -1 की पावर i प्लस j लगता है। क्या बोला मैंने? हाँ, कोफैक्टर इज इक्वल टू Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j aij। याद करो। और जब अगर यही बाय द वे mij होता था तो mij बराबर ओनली aij। हाँ, aij सही है क्या? माइनर ऑफ दिस है ना, सीधा सीधा लेते हैं ना। हालांकि ये कोफैक्टर के टाइम पे अपन जो ये बोल रहे हैं ये भी गलत है ना? इसको पूरा लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ -1 की पावर i प्लस j aij, कोफैक्टर ऑफ। ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ता हूं कि मेरे को क्या क्या दिखाना है, कुछ ऐसा काम का। ये 3 लाइनें अगर कॉन्करेंट हो, दिख रहे हैं? लेकिन सर आप तो कह रहे थे कि जब 3 होती हैं तो प्लेन होता है। मैंने कहा XYZ होता है तो प्लेन होता है। क्या इसमें XYZ है? नहीं है। हाँ, तो 3 लाइनें और कॉन्करेंट होंगी तीनों, तो है ना, डब्बा 0 होगा। ऐसा सर हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था ना। हाँ, ये एक्चुअल में ये डिटरमिनेंट के स्ट्रेट लाइन के नोट्स हैं। ठीक है ना? जो अभी शुरू में चल रहा है ना, डिटरमिनेंट जो हमने 11th क्लास में, अगर आप आते, जो आए होंगे उन्हें पता होगा कि उनको डिटरमिनेंट पहले पढ़ाया था। ठीक है? तो डिटरमिनेंट के टाइम पे ये सब पढ़ाते हैं उस समय के। तो ये बेसिक डिटरमिनेंट है, इसके आगे का एडवांस डिटरमिनेंट अपन थोड़ा बाद में देख लेंगे। ठीक है? ये दिख रहा होगा, ये अपने आप में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना? ये सॉल्वेबल तब होती है जब उसका D0, और D का मतलब होता है ABC। याद है ना? ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बोरिंग फ्रेंड्स गॉन फॉर सिनेमा। सही है ना? नहीं है? सही है? नहीं सही है ना? अच्छा देखो जरा, जिनको ये पता है उनको आगे सुनो। ये कैसे आया सर? देखो ऐसा ही लिखते हैं, इसी को दोबारा लिख दो, पहले 2 कॉलम को दोबारा लिख दो, AHGHBF लिख लिया। लिखने के बाद क्या करने का? अच्छा चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, AABCD को कैसे सॉल्व करते हो? AD माइनस BC, तो पहले यूं सॉल्व करते हो ना, तो इसलिए यहां पे भी पहले 3 फिर 3 फिर 3 सॉल्व होंगे। तो देखो साहब, जब इन 3 की गुणा करोगे तो आएगा ABC, प्लस इन 3 की गुणा करोगे HGF, इन 3 की गुणा करो HGF। नहीं है समझ में? तो प्लस में 2 टाइम्स FGH, राइट है? अच्छा, अब यूं गुणा करो इन 3 की,
माइनस बीजी स्क्वायर। अब इन दोनों की गुणा करो, माइनस का ए एफ स्क्वायर। अब इन तीनों की गुणा करो, माइनस का सी एच स्क्वायर। क्या ये समझ में आई? ये कौन है? ये डेल्टा है। ये वही लिखा है जो यहां लिखा है। अच्छा, ये कौन सा तरीका सर? ये सब बाहर ले जाना, ये कहलाता है सॉरस रूल। कैसे हम सब सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, अगर किस्मत अच्छी हो तो सब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक और बात दिमाग में रख लेना, तुरंत बोल रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। ये हमारे इसमें नोट्स में मिले ना मिले फिर आगे, है ना? जरा देखो, इसमें दिखाता हूं, ये हटा दूं, है ना? ये सब तो आपके पास में पड़ा है, इसलिए आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, हमने दे दिया आपको लिखा हुआ। अब सुनो जरा, मैं अच्छी बात बता रहा हूं। जैसे ये लिखा है ना, इसमें पहली लाइन बाहर ले रहा हूं, A1 A2 A3 B1 B2 B3। सही है भाई? अच्छा, जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो ये पढ़ने में आएगा A1 B2 C3 प्लस, अब मैं इन तीन की गुणा करता हूं, प्लस में B1 C2 A3 प्लस, अब इन तीन की गुणा करो, C1 A2 B3। सही है भाई? ये कर दिया एक पैकेट में बंद, माइनस। अब जरा इधर देखिएगा, इन तीन की गुणा कर रहा हूं, ठीक है? C1 B2 A3, अगले वाले तीन की गुणा करो, A1, ये इन तीन की गुणा दिख रहा है, A1 C2 B3 प्लस B1 A2 C3, है ना भाई? हाँ, अब देखिए, जिनको ये बात समझ में आ गई, आंसर तो निकालना आ गया होगा। जैसा पिछली बार किया था वैसे डिटरमिनेंट को वापस सॉल्व कर रहा हूं, कर दिया? अच्छा, अब खास बात सुनिएगा, हम क्या ध्यान रखते हैं ना, हम हमेशा ये याद रखेंगे कि ये जो तीन आए ना, इनकी जो गुणा आई, ये जो तीन आए ना, इनका जो गुणा आएगा वो एग्जैक्ट तीन की गुणा के बराबर होना चाहिए। ये है मेजर रूल। जैसे अभी सर, अच्छा चलो सर इसी में दिखा दो आप, तो इन तीन की गुणा बोल दूं मैं आपके सामने, इन तीन की गुणा मैं बोलता हूं। ये तीनों को आप जब भी गुणा करेंगे ना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 मिलेगा, देख लेना, आप करके देख लेना भले। जब आप इधर भी गुणा करोगे ना, तब भी आपको A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 मिलेगा, देख लो आप भले। ऐसा हर बार होगा, इधर के तीन की मल्टीप्लाई और इधर के तीन की मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होगी। और यही आपके क्वेश्चन के दौरान पीएनसी या प्रोबेबिलिटी डाली जाती है जब भी मैट्रिक्स में, तो हम इसको कैप्चर करते हैं, इस फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करते हैं। हालांकि हमारी ये जो जितना भी हम स्टडी करेंगे उनमें एक भी क्वेश्चन नहीं है मेंस और एडवांस की किसी शीट में, एक भी क्वेश्चन है, नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन इन एनी एक्सरसाइज एनीवेयर, पूरा कोटा में नहीं है कहीं। लेकिन जब आप एक्सरसाइज 3 के या फिर एडवांस लेवल में चलेंगे ना, तब आप ये बेस का ध्यान रखना कि आपको सॉरस रूल के टाइम पे ये मैंने बताया है। क्या बता रखा है कि ये पहला LHS का मल्टीप्लिकेशन और फिर RHS का मल्टीप्लिकेशन का ओवरऑल वैल्यू समान रहता है। याद रहेगा, ये काम आएगा कभी ना कभी, है ना? तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि है ना, ये सारी चीजें ना फिर बाद में आएंगी नहीं, ये क्या शीट के अंदर आती नहीं है तो हम बता भी नहीं पाते, तो फिर कई बातें रह जाती है। जैसे ना ये बात समझ में आ गई, हटा लो, नेक्स्ट पॉइंट आता हूं। ठीक है, छोड़ा जाए? हाँ, क्या हो गया टाइम? हाँ, छोड़ते हैं, फिर क्या दूसरे की क्लास हो जाएगी। चालू करते हैं, चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट, है ना? फिर से वापस बता दूं, ये 10-11 क्वेश्चन करके या अच्छे क्वेश्चन करके 10-11 अच्छे क्वेश्चन करने से चैप्टर नहीं बनता, उससे सिर्फ वो 10-11 ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जब आप शीट बनाने बैठते हैं तो फिर 10-11 की वजह से शीट के भी 10 ही 11 बनते हैं। ठीक है, शीट धरी रह जाती है। मतलब ये कि आपके अगर भाई जैसे किसी चैप्टर के अंदर आपके 15 क्वेश्चन हुए और चैप्टर खत्म हो गया, फिर अगले चैप्टर में फिर 20 क्वेश्चन हुए, चैप्टर खत्म हो, मतलब आप बेवकूफ बने, आप कुछ नहीं पा रहे इससे। फाइनली आप सभी पाएंगे जब आप कम से कम नए करते हुए भी 40 क्वेश्चन तो देखे हैं। 40 क्वेश्चन के बाद तो आपका दिमाग बनना चालू होता है, मतलब इतनी दूर जाकर के तो आपको स्ट्राइक करना चालू करता है। लेकिन क्योंकि अपन तो मान के चलते हैं कि आपका थ्योरी तो देखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा थ्योरी तो देखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा का मतलब ये कि हर किसी का थोड़ा सेम ही होता है ना? हर किसी का ज्यादा डिफरेंट हो सकता है, मिनिमम सबका एक लेवल पे आता है कि आउट ऑफ 110 एक सबका एक कॉमन मिनिमम है। रेडी, चर्चा करें? देखिए, ये डिटरमिनेंट कहलाता है 2 ऑर्डर का, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहलाता है, हमेशा स्क्वायर शेप होता है। ठीक है, वैल्यू निकालनी आती होगी। पिछली बार मैंने जाते टाइम पे आपको वैल्यू निकालने के बारे में बताया था कि हम लोग, है ना, 3 लाइनें और 3 लाइनें यूं करते हैं और हर बार दोनों तरफ की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन सेम आता है। नहीं, क्रैश कोर्स नहीं, नॉट अलाउड। ठीक है ना? फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ सॉर्टेड राइटिंग एंड लार्ज एक्सप्रेशंस आर, है ना? ये जो 3 लाइन है, ये 3 लाइनों को अगर भाई हम लोग कॉन्करेंट बोलेंगे तो इसका डेल्टा इक्वल टू 0 होगा। सही है?
कंडीशन फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ द थ्री साइमल्टेनियस लीनियर, जैसे मैंने बताया था ये काफी हद तक हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत लाइन का टच भी दिखेगा, है ना। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ये अपने आप में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को इसलिए शो करेगा, मैंने आपको पिछली बार बताया भी था, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बोरिंग फ्रेंड्स गोन फॉर सिनेमा, और इसको जब हम लोग एब्रीविएट करते हैं, सॉल्व करते हैं तो फाइनली आ जाता है, ठीक है ना। एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिसके 3 वर्टिसेस ये होंगे, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, या सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर वापस से x1 y1 और बाहर की तरफ कितना 1/2, ये डेल्टा होगा, सही है ना भाई, ये तो पता होगा आपको। अच्छा तो याद है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये 2 ऑर्डर के एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आता होगा, y2 माइनस x1 y2 प्लस फिर अगले 2 ऑर्डर की ये इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर लास्ट में ये 2 ऑर्डर के सॉल्व कर लेंगे, फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा, सही है ना भाई। एनीवे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, बकवास बात कर रहे हैं, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1, अपन ऐसे थोड़ी ना निकालते, अपन तो वही अपन प्राचीन तरीके से निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x माइनस x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, ये सिर्फ दर्शन के लिए है। हाँ माइनर बिना साइन के अगर वैल्यू निकाली जाती है किसी के भी रो और कॉलम को डिलीट करके, ठीक है, तो वो माइनर कहलाता है। कहने का मतलब ये कि कल को अगर बाय द वे जैसे मुझे किसका माइनर निकालना पड़ जाए, लेट्स से जैसे मुझे B1 का माइनर निकालना पड़ गया, तो B1 के माइनर निकालने का तब B1 की रो और कॉलम डिलीट हो गई, 4 जने बच गए ना, वो B1 का माइनर है, ठीक है ना, A2 C2 A3 C3 ये माइनर है, ठीक है ना भाई। इसको अगर कोफैक्टर में बदलना होगा तो कोफैक्टर में इसमें क्या हो जाएगा, है ना, प्लस के बाद माइनस, तो हम बस माइनस और बाहर ऐड कर देंगे, तो कोफैक्टर जो होता है वो प्लस माइनस साइन के साथ होता है, माइनर एग्जैक्ट वैल्यू देता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं देता, रो और कॉलम को डिलीट करके आता है ना। अब यही बात पे अगर देखो तो जब अपन नोट्स बनाते हैं तो माइनर अलग लिखते हैं, फिर कोफैक्टर अलग लिखते हैं, फिर माइनर का फार्मूला लिखते हैं, ठीक है ना, AIJ इस तरह से वगैरह वगैरह। जब हम लोग ये लिख रहे हो तो 40-50 मिनट माइनर और कोफैक्टर भी हो जाता है, जबकि बच्चे को पता है, आपको, हमें पता है आपको आता है, आपको पता है कि आपको आता है, दोनों जनों को पता है आपको आता है, फिर भी हम जबरदस्ती लिख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे हम एक चीज को ज्यादा वाइड कर देते हैं, जो चीज मुश्किल से 2 या 2.5 दिन में खत्म हो सकती है उसको 5 दिन में परोसना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि वो बच्चा जो है ना वो नुकसान में नहीं आ जाए जिसे नहीं आता, ठीक है। एनीवे आगे बढ़े। माइनर्स के, अच्छा 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के कुछ बोला था 9 माइनर्स होते हैं, है ना, ये सही है क्या? ये 9 कौन से हो गए पता चल गया ना, A1 का B1 का C1 का A2 का B2 का C2 का A3 का B3 का C3 का 9 माइनर्स, ठीक है ना। अच्छा कोफैक्टर्स के अंदर वो माइनस साइन आ ही जाता है, -1 की पावर I प्लस जे, सॉरी -1 की पावर I प्लस जे इंटू माइनर ऑफ IJ, सही है ना भाई, माइनर ऑफ IJ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये माइनर के बारे में जब जानते हैं तो माइनर के बारे में ये भी जानते हैं कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है ना, है ना, वो कैसे काम करती है, A11 माने पहली रो का पहला आदमी मल्टीप्लाइड बाय उसका माइनर, फिर माइनस, ठीक है ना, फिर सेकंड रो, फर्स्ट रो का सेकंड आदमी, फिर उसका माइनर, प्लस प्लस माइनस प्लस, सही है, फिर उसी रो का तीसरा आदमी और उसका माइनर। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि जैसे ये A1, ये A2, ये A3, ये B1, ये B2, ये B3, ये C1, ये C2, ये C3 है, और ये अगर डेल्टा है तो डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, A1 लिखूंगा और उसकी रो और कॉलम को डिलीट करके जो माइनर आएगा वो उसके साथ में लिख दूंगा, उसे M1 नाम दे दूं, ये प्लस का है तो अगला माइनस का, माइनस, फिर क्या लिखूंगा, A2 लिखूंगा और उसका माइनर M2 लिख दूंगा, फिर प्लस, फिर A3 लिखूंगा और उसका माइनर M3 लिख दूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम माइनर माइनर नहीं, हम कोफैक्टर में खेलते हैं। कोफैक्टर में क्या फायदा होता है ना, ये प्लस माइनस ऑटोमेटिकली उसके इनसाइड हो जाता है, तो हम ये लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं, A1 मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर 1 प्लस A2 मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर 2 प्लस A3 मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर 3। ऑटोमेटिकली जब कोफैक्टर 2 निकल रहा होता है तो उसमें माइनस और माइनर 3 आ जाता है, तो माइनस उसी के अंदर बिलीव हो जाता है, उसी के अंदर लिंक्ड हो जाता है, ठीक है ना। हटा दूं, ये हमारा डेल्टा निकालने का तरीका। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब अगर भाई तो बोल रहा है डी एंड डी डैश आर द ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ठीक है, वैसे भी आपको पता होगा ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टीज में आ गए शायद अपन, है ना, ट्रांसपोज करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, बदलती नहीं है। अगले बात हो, अगर कोई भी 2 रो सेम हो या 2 कॉलम सेम हो तो आंसर
जीरो होता है। आइडेंटिकल होता है तो आंसर जीरो होता है, याद है ना। अगर डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो तो वैल्यू जीरो होगी। पिछला वाला क्या था फिर, ठीक है ना, पिछला वाला था क्या कि अगर दो रो को आपस में या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर भाई तो मुझे इस लाइन को इस लाइन से बदलना हो तो नहीं, अगर बदलना हो तो माइनस आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अगर भाई तो कोई भी दो रो या दो कॉलम चेंज करूंगा तो आएगा। नहीं समझ में आया। लेकिन अगर बाय द वे जैसे मान लीजिए कि मुझे क्या करना था, इस रो को 2 पॉइंट अपडेट करना है, नहीं समझ में आया, तो मैं कैसे अपडेट करूंगा, पहले मैं इसे बदल लूंगा। नहीं समझ में आया। तो ये वाली लाइन कहां गई, नीचे आ गई, ये ऊपर पहुंच गया। अब ये दोनों मैं फिर से घुमाऊंगा तो ये वाली लाइन धीरे धीरे शिफ्ट होते होते 2 बार शिफ्ट हुई। नहीं समझ में आया। पहली बार जब घूमी तो यहां आ गई, A3 यहां आ गया, ठीक है, फिर दोबारा घुमाया तो A3 आ गया। तो कहना मतलब A3 ऊपर पहुंच गया और A1 A2 उसके जस्ट नीचे हुआ। नहीं समझ में आया। देखो मैं दो बातें बोला। पहला, एक तो मैंने क्या किया, A1 B1 C1 A3 B3 C3 और यहां A2 B2 C2 को मेंटेन करा, इन दोनों को ट्विस्ट करा तो माइनस आएगा, ये कह रहा हूं। और एक मैंने क्या किया, मैंने ऐसा लिखा A3 B3 C3, यहां A1 B1 C1 और यहां A2 B2 C2। अगर ये लिखा तो प्लस रहेगा। अब वापस बोलता हूं, देखो ये चीज है ना, इसको थोड़ी सी देर के लिए मन में छुपा लिया, ठीक है ना। ये जो है इसके साथ ऑपरेशन लगा रहा हूं, ठीक है ना। कैसे लगा रहा हूं, पहले इन दोनों को ट्विस्ट करा, ट्विस्ट करते कैसा दिखा, A1 B1 C1 के कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन A3 B3 C3 इसके ऊपर आ गया और A2 B2 C2 नीचे आ गया। ये बात समझ में आई आपके, और बाहर माइनस प्रकट हो गया, नहीं आया समझ में। अब वापस से इसे घुमाया, अगर इसे फिर से घुमाया तो प्लस हो गया। अच्छा, A3 B3 पहुंच गया, A3 B3 C3 ऊपर पहुंच गया और A1 B1 C1 कहां आ गया, नीचे आ गया, और A2 B2 C2 सेम रहा, यही रहा ना। इसे कहते हैं कि A3 B3 C3 को फाइनली मैं A3 B3 C3 को कहां ले आया, ऊपर ले आया, टॉप पे ले आया, बदला नहीं, टॉप पे लाया। A3 B3 C3 को कहां ले आया, टॉप पे ले आया। इस बार मैंने क्या किया, A3 B3 C3 को टॉप पे लाया, लेकिन क्या करके, इंटरचेंज करके। अब की बार इंटरचेंज नहीं करा, उन दोनों को धक्का दिया। अरे ये तो पहली थी ना, इन दोनों को एक साथ धक्का दिया और A3 B3 C3 को टॉप पे लाया। इस बार क्या किया था, A2 B2 C2 को मेंटेन करते हुए घुमा दिया था। बहुत फर्क है, नहीं समझ में आया। तो आपकी मंशा क्लियर होनी चाहिए आपको कि किन्हीं दो से ट्विस्ट मार रहे हो या 2 पॉइंट ऊपर लेके जा रहे हो। मेरी दोबारा लाइन सुनना, मैंने क्या बोला कि किसी से ट्विस्ट मार रहे हो या अपनी लास्ट लाइन को 2 पॉइंट ऊपर लेके जा रहे हो। जैसे ये अभी इसकी पोजीशन 3rd है, इसको अगर आप फर्स्ट पे लेके जा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये जैसे ऊपर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा A3 B3 C3, तो ये दोनों दब जाएंगे ना। नहीं समझ में आया। इसमें मैंने किसी को बदला नहीं है, मैं इसको अपडेट किया है, अपग्रेड किया है। नहीं समझ में आया। तो जब भी आप अपग्रेड करोगे तो 2 पॉइंट अपग्रेड करोगे तो पॉजिटिव रहेगा, 3 पॉइंट अपग्रेड करोगे तो नेगेटिव रहेगा, एक ही पॉइंट अपग्रेड करोगे तो नेगेटिव रहेगा। नहीं आया समझ में। तो आपको हमेशा ये डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन के दौरान कि आप अपग्रेड कर रहे हो या ट्विस्ट कर रहे हो। नहीं समझ में आया। क्या आपस में किन्हीं दो को बदल रहे हो या अपग्रेड कर रहे हो। मतलब आपका टारगेट क्या है, किसी को किसी से बदलना है या अपनी लाइन को ऊपर ले जाना है। नहीं समझ में आया। आपको हमेशा क्वेश्चन करने के दौरान टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी आखिरी लाइन को या किसी लाइन को किस नंबर पे लाना चाहते हैं। जैसे आप 3rd को फर्स्ट पे लाना चाहते हैं तो 3 - 2 3 - 1, याद है ना। 3rd को फर्स्ट में लाना चाहते हो तो 3 - 1 माने 2 बचा, माने पॉजिटिव रहेगा। नहीं समझ में आया। अगर आप अपनी 4th लाइन को फर्स्ट पे लाना चाहते हो तो 4 - 1 3 हो गया, इसका मतलब माइनस रहेगा। समझ में नहीं आया। हाँ, तो आप पहले डिसाइड करो कि किसी से बदल के करना है या क्रमबद्ध तरीके से करना है, इन ऑर्डर्ड वे कैसे लेके जाना है, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर, ये तो बहुत छोटी बातें थी। एनीवे कोई बात नहीं, ये 2 ऐसे कंफ्यूजन है जो ऐतिहासिक है, तो रहते ही हैं हर स्टूडेंट के लाइफ में, ठीक है ना। एनीवे क्या बात चल रही थी, अगला प्रॉपर्टी 3 हो गई। 2 रोज आइडेंटिकल होते हैं, आंसर 0। अच्छा, अगर किसी एलिमेंट के सभी एलिमेंट को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है।
याद है ना? अगर भाई तो मैं इसकी के से मल्टीप्लाई कर दूं तो डी डैश जो होगा वो डी के हो जाएगा, नहीं है, के टाइम्स ऑफ डी हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है। अगले पे चलो, नहीं आया। अच्छा, यही चीज क्या कॉमन लेते समय भी होगा? क्या अगर भाई तो किसी के अंदर अगर एक ही जैसा एलिमेंट हो तो उसे कॉमन ले सकते हैं? अच्छा, मान लो सर यहाँ पे भी के होता है, यहाँ भी के होता है, यहाँ भी के होता है और मैं कॉमन लेता तो बिल्कुल इसका मतलब आता है ना भाई। अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट P5, if each element of any row can be expressed as a sum of two terms, then the determinant can be expressed as a sum of two determinants. Obvious सी बात है, अगर दो चीजों को नियत रखते हुए, समान रखते हुए, if two rows are treated as a constant, if two rows remain same, ठीक है ना, और तीसरी जो रो है if it is sum of two terms, two elements, तो ये अपने आप में दो अलग अलग डिटरमिनेंट में बदल जाएंगे, बशर्ते कि दो रो सेम होनी चाहिए। उल्टा ज्यादा फायदेमंद है, जब दो रो के एलिमेंट सेम होंगे तब वो जुड़ेगा। जुड़ते समय हमेशा नियम से याद रखने का है, क्या याद रखने का है? कि दो का सेम होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर दो चीजें सेम नहीं रहेंगी तो तकलीफ होगी, दो का सेम रहना जरूरी है। आता होगा, तोड़ना फोड़ना आता है। अच्छा, अगले पे बढ़ जाता हूं। प्रॉपर्टी 6, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज नॉट अल्टर्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो द सेम मल्टीपल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द सेम रो। इसका क्या भावार्थ हुआ? द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज नॉट अल्टर्ड बाय एडिंग। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए किसी रो 1 में मैंने रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, है ना, और जोड़ दिया, रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, तो क्या जो नया डी डैश आएगा वो पिछला डी डैश होगा या नहीं होगा? होगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि जोड़ने पर अगर डिफरेंट हो जाता तो हम ऑपरेशन ही नहीं लगा पाते। अरे हम ऑपरेशन लगाते हैं ना, R1 में 3 टाइम्स R3 करके जोड़ दिया, तो कोई फर्क पड़ना होता तो हम ऑपरेशन कैसे लगाते? इसका तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं होगा। नहीं समझ में आया? ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए जैसे अब ये सब बात समझ में नहीं आया कैसे हुआ। जैसे मान ले तेरे पास ये रो 1 है, ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें 3 टाइम्स ये करके जोड़ दिया, तो सर ये तो ऐसे दिखने लग जाएगा A1 प्लस में 3A3, और यहां पे क्या दिखने लग जाएगा, B1 प्लस में 3B3, और यहां लिखने लग जाएगा C1 प्लस में 3C3, ये दिखने लग जाएगा। अच्छा, बाकी A2 B2 C2 A3 B3 C3 वो तो सेम ही रहेगा ना। अच्छा, इसे मैं क्या बोलूं? डेल्टा। अगर मैं डेल्टा बोलता हूं तो क्या आप मुझे ये आदेश दे सकते हैं कि सर क्यों ना इसे 2 में बदल लूं? तो पहली डिटरमिनेंट में A1 A2 A3 B1 B2 B3, यहां C1 C2 C3 रह जाएगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3, और इधर क्या होगा? 3A3, 3 कॉमन ले लूंगा, A3 B3 C3, और यहां पे भी A3 B3 C3 होने की वजह से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? इसका मतलब वापिस डेल्टा का डेल्टा ही रहा। माने मैं कभी भी किसी भी रो में कुछ भी मल्टीप्लाई करके, कुछ भी मल्टीप्लाई कर जोड़ या घटा सकता हूं, इवन डिवाइड करके भी जोड़ या घटा सकता हूं। मैं चाहूं जब तब किसी की भी मल्टीप्लाई करके, है ना, किसी भी रो के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ये बात आती होगी, है ना। मतलब आप बस मेरे को सिर्फ उसी जगह रोकना जहां आप सरप्राइज हो, अरे सर ये क्या बता दिया, जीवन बदल गया, ऐसा वाला हो ना तब बताना, नहीं तो ऐसे रोकने की जरूरत नहीं, अपने को आता ही है सब। डिटरमिनेंट में क्या हम यहां बता लेंगे ना। आप में से कई लोग अगर कोई बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं होता है ना। हाँ, वो सब आपका सुना हुआ होता है। मैं फिर बोल रहा हूं वापस से, ये 12th के अंदर बहुत यूज होता था कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर x = 1 रखने पर अगर आंसर 0 आ गया तो 100% x-1 कॉमन आएगा किसी ना किसी रो या किसी ना किसी कॉलम के सारे एलिमेंट से, और x-1 उसका एक फैक्टर होगा। नहीं समझ में है? कोई बात ये भी बोल रहे हैं। अच्छा, आगे मल्टीप्लिकेशन करना आता है रो। अब जहां यही समझने की जरूरत है, इस बार रो बाय रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रो, चारों के चारों ओपन हो जाते हैं। अच्छा, इस बार रो इनटू कॉलम और रो इनटू रो ज्यादा दोनों फेमस है, इक्वली टक्कर में चलते हैं। जबकि आप में से कईयों को याद होगा जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते तो रो इनटू कॉलम करते थे। इस बार रो इनटू रो भी हो सकता है, माने ये इससे मल्टीप्लाई होगा। दिख रहा है आपको? कोई भी अंक अंदर भी देख के बता देगा A1 L1 प्लस B1 M1, ये पहला आदमी होगा। फिर जब मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो A1 L2 प्लस B1 M2, ये दूसरा। अरे देखो ना, वही तो है।
नहीं पकड़ में आया, है ना? तो फिर उसी प्रकार से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो क्या आएगा? A2L1 प्लस B2L2। अच्छा ये रो इनटू कॉलम कर रहा है, अच्छा ये यो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप यो भी करना पहले। अच्छा और एक और बात, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना मल्टीप्लाई के अंदर, तो इसने क्या किया, मैट्रिक्स का वे यूज कर लिया। लेकिन बेस्ट टू बेस्ट बता रहा हूं, बेस्ट टू बेस्ट हमारे सबसे ज्यादा गंदे क्वेश्चन माने जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन। वो हिडन होते हैं, वो स्लीपर सेल जैसा है, पता ही नहीं चलने देगा। आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो, आपको लग रहा है टफ हो गया। आपने जरा सा नहीं सोचा कि अंदर ही अंदर कहीं ये 2 का मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। और जब ये उल्टा देखेंगे ना मल्टीप्लिकेशन, तब रो इनटू रो काम करता है, रो इनटू कॉलम नहीं काम करता। रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है ना? आईआईटी और मेंस इन दोनों इस पे बढ़िया काम कर रहे हैं, दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे अच्छे से समझ में आ गया है कि बच्चे को मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन डालो, बच्चा फ्लंक। कहानी समझ में आ रही है? आगे दौड़ेंगे जल्दी से, ठीक है? नेक्स्ट, अगर डी ये दे रखा है और डी स्क्वायर अगर ये है तो एबीसी आर द कोफैक्टर्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं क्या करूं, कैसे भी करके एक इसका इनके कोफैक्टर की, है ना, एक डिटरमिनेंट बना लेता हूं हर किसी कोफैक्टर की। तो इसका कोफैक्टर C1, C2, C3, C4, C5, C6, है ना, C7, C8, C9 ये होगा। और इसका जो भी आंसर आएगा वो ऑब्वियसली इसका डेल्टा का स्क्वायर होगा, वो हमेशा इसके डेल्टा का स्क्वायर होता है। रिमेंबर इट। नहीं है समझ में? प्रॉब्लम हुआ? एक काम करते हैं फिर, इसको अपन डेल्टा डैश बोल लेते हैं बस। सही है? एक काम करते हैं, ये डेल्टा और उस डेल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं आज, डेल्टा इंटू डेल्टा डैश कर दूं। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई भी बता देगा कि जिस दिन इसके इससे मल्टीप्लाई हुई तो अपने पहली रो के सभी एलिमेंट की उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा, तो ये दिखेगा A1 उसका कोफैक्टर प्लस B1 उसका कोफैक्टर प्लस C1 और उसका कोफैक्टर। क्या ये बात सही है? yes, इसका मतलब दुनिया ने कहा सर ये तो D है, बोले तो डेल्टा है, हाँ या ना? डेल्टा है, याद है ना? जबकि अगर बाय द वे इसके एलिमेंट की किसी और के रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर डाली तो आंसर 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से किसी रो की तीसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर डाली तो पराई कोफैक्टर पे नजर डालते ही आंखें फोड़ दी जाती है, निकाल दी जाती है। नहीं समझ में आया? कहानी समझ में आई? उसी प्रकार से जब अपने देखो सेकंड रो की बात चली, सेकंड रो के सभी एलिमेंट की फर्स्ट रो के कोफैक्टर से करोगे, याद है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, 0 आ गया। अरे सेकंड की फर्स्ट से कर रहे हो, अब जब सेकंड की सेकंड से करोगे तो डेल्टा आएगा, फिर से 0 आएगा, फिर से 0 आएगा, 0 आएगा, डेल्टा आएगा। उम्मीद है पकड़ में आ रहा है। पर मैंने पिछली बार आपको एक बात बताई थी, ट्रायंगल और मैट्रिक्स हो सीधे तीनों की गुणा करना, काम खत्म करना। नहीं है तो आपका डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर डेल्टा का क्यूब चमक गया। इसका मतलब डेल्टा डैश बराबर, मैं तो पहले ही कह रहा था कि वो अपने आप में डेल्टा डैश उसका स्क्वायर होगा। ये तो बोला ना इसने कि डी डैश, कहां बोला बेचारे ने? अपन बोल के अकेले बोले थे या ये भी बोला था? हाँ वो डी स्क्वायर है ना? कहानी समझ में आई आपको? विद प्रूफ आगे बढ़ू। इससे कई बच्चों को क्या समझ में आता है कि अच्छा अगर एलिमेंट किसी और रो का हो और उसकी किसी और के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो जावे तो आंसर 0 हो जाता है। एक और साथ में कई लोगों ने अच्छी बात सुनी कि मैंने मल्टीप्लिकेशन रो इनटू रो डाला, रो इनटू कॉलम नहीं डाला। इसका मतलब मैं अपने दिमाग में ज्यादा पक्का हूं इनके थ्योरी से। सही है ना? क्योंकि मैंने अगर यह सोच रखा है कि रो इनटू रो में मुझे ज्यादा क्वेश्चन दिखे तो इसका मतलब मैंने सामने वाले का दिमाग पकड़ा, मैंने जिद नहीं पकड़ी। मुझे पता है कि मेरे को पेपर दिलवाना है लोगों को, तो मैं वो बताऊंगा जिससे उसके नंबर आए, वो नहीं बताऊंगा जिससे वो ज्ञान वधारे। समझ में आया? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने का। ठीक है आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है अगला पॉइंट। यार ये प्रूफ दे रखा था, ठीक है। अच्छा डी क्यूब, अरे तो प्रूफ ही करता। ठीक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सही है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये दो लाइनें हैं। टू वेरिएबल का मतलब दो प्यारी प्यारी लाइनें। सॉल्व करने का मतलब यह है कि अगर देखिए दो लाइनों में तीन संभावनाएं होती हैं, आपको पता ही होगा। या तो कटेंगी माने इंटरसेक्ट होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी, संपाती, है ना।
अगर बाय द वे इसकी बात करेंगे तो जब कटेंगी तो एक सॉल्यूशन आया, तो इसे बोलते हैं वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन में अगर बाय द वे आप जहां कटी वो ओरिजिन पे कट गई तो दुनिया कहेगी अरे ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन में हिंदी में क्या कहते हैं? तुच्छ। तुच्छ नहीं, तुच्छ तो कुछ और होता है। तुच्छ ही होता है क्या? चलिए जो भी है, तो तुच्छ हल आया, ठीक है, तुच्छ है। 0-0 में क्या है ना? अच्छा याद है ना, अपन बोलते हैं ना अरे ये तो बहुत ही टुच्चा आदमी है। हाँ, तो तुच्छ आदमी है की जगह टुच्चा हो गया वो, ठीक है। एनीवे, तो बात क्या चली? 0-0 ट्रिवियल सॉल्यूशन आया। अच्छा, इसकी जगह अगर मान लो ये 1,2 पे कटते तो हम दुनिया को कहते अरे ये तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आया। कहानी समझ में आई? तो 0-0 का आना ट्रिवियल है, उसके सिवा किसी और का आना नॉन ट्रिवियल। लेकिन दोनों के दोनों वन सॉल्यूशन माने यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन का आना दो तरह से हो सकता है, ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल। लेकिन सॉल्यूशन का आना कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है मतलब हल आया, कंसिस्टेंट है भाई, कंसिस्टेंट है, आंसर देगा कुछ, ठीक है। उम्मीद है मुझे, कंसिस्टेंट है वो आदमी, ठीक है, कर रहा है कुछ, ठीक है। तो देखिए कंसिस्टेंट है तो उसके का मतलब हल आया। हल आया तो उसमें एक टाइप एक ही हल आया, एक ही हल आया, उसमें भी कौन सा? 0-0 आया तो ट्रिवियल आया, और 0-0 के सिवा कुछ और आया तो नॉन ट्रिवियल आया। नहीं पकड़ में आई? अगर भाई तो कंसिस्टेंट माने हल आना है तो सर या तो हजारों हल आए, देखा ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और क्योंकि हल आए तो कंसिस्टेंट बोलना मजबूरी है। तो कंसिस्टेंट दो ही प्रकार का होता है, या तो एक देगा या सीधा करोड़ों देगा। नहीं है, दो हल नहीं देगा, क्योंकि दो लाइनें दो हल कैसे दे सकती हैं? देखो ऐसे, हाँ, तो आप खुद ही बोल गए ना ये दूसरी कहां लाइन है। अरे लाइन को ऐसे थोड़ी ना जाएगा, ये कोई वो पीवीसी पाइप तो है नहीं मोड़ करके लगा दिया, नहीं आया समझ में? हाँ, ठीक है, आगे बढ़ूं तो देखिए साहब, याद रखना दुनिया में आईआईटी ने बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया, एक बार उलझा उलझू करके लंबी चौड़ी बातों में लास्ट में कहा कि वेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस, इट हैज 2 सॉल्यूशन। बच्चा ढूंढता रह गया, सॉल्यूशन 2 आ ही नहीं रहे थे, सब कर लिया उसने, लेकिन उसने दिमाग नहीं लगाया कि दुनिया में कभी 2 सॉल्यूशन नहीं आते। अगर वो पहले मौके पे जान जाता तो वो कुछ नहीं करता, सीधा नो सॉल्यूशन माने नो, कोई हल नहीं, ऐसा करके टिक मार करके नॉन ऑफ दीज पे टिक करता और बाहर आ जाता। ये लेकिन आपका अनुभव होना चाहिए ना, और कोई सामने वाले को भी तो बताने वाला होना चाहिए ना कि भाई ये भी याद रखना, वो ऐसे भी खिल जाता है क्या कि दुनिया में 2 ही हल होते हैं। हाँ, इनफाइनाइट और यूनिक, यूनिक में भी 2 ही होते हैं, 0-0 या उसके सिवा, 0-0 ट्रिवियल और वो नॉन ट्रिवियल। तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, लेकिन सर यहां तो हल ही नहीं आया, इनकंसिस्टेंट नहीं आया समझ में, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्लियर है? तो याद रखने का क्या कि नो सॉल्यूशन कब आएगा? जब दोनों पैरेलल होंगी। पैरेलल होगी, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, इसीलिए इसमें लिखा कि ये कैसा सॉल्यूशन है? इनकंसिस्टेंट। मेरी बात समझ रहे हैं आप? है ना भाई? अब आगे देखो साहब, अगले वाले पॉइंट पे बात करते हैं। ये क्या सीधा ही भाग गया? हाँ, ये क्या दे रखा है? और अगर ये बाय द वे देखो इक्वल टू ना, ये कब होता है? जब ये कब होता है? जब कोइंसिडेंट लाइंस होती है, याद है ना, संपत्ति रेखाएं। अगर कोइंसिडेंट लाइन होगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। देन गिवन इक्वेशंस आर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कुछ नहीं है, दे गिव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना भाई? हटाऊं? हटाते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें याद रखना, ठीक है। आगे तो आप में से वैसे अपन लास्ट में कर लेंगे ना सारी बातें, है ना। क्रैमर रूल, ठीक है ना, अच्छे अच्छों के क्रैम्प आ जाता है इससे, ठीक है, बाइटा, ठीक है। हाँ नहीं है समझ में? अब समझ में आया, अच्छे अच्छों के बाइटे आ जाते हैं भाई साहब गर्दन में। इसमें क्या है ना, इसमें एक्चुअल में क्या है, वो सोचता है मैं सब याद करके जाऊंगा। अगर समझना है तो साल भर वाले कोर्स के अंदर मैं एक पूरा दिन इसी पे निकालता हूं, पूरा दिन इसी पे निकालता हूं। लेकिन मैं आपको बताता हूं फिलहाल मुद्दे की बात क्या है, 3 बातें कम से कम रट के जाना। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये 2 बातें तो रट ही लेना, नो सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखते ही डी इक्वल टू 0, नो सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सुनते ही डी इक्वल टू 0। वैसे भी अगले की एक ही इच्छा है कि बच्चे को डी इक्वल टू 0 करवा लो, और आप उसकी इच्छा की पालना नहीं करते। आप चलते हो कि क्रैमर रूल सीख के जाऊंगा, आपको सीधा शॉट लगाना सीखो कि आप एग्जामिनेशन टाइम में इतना मुद्दा साफ रखेंगे अपन,
हाँ, इसके सिवा एक और बात पे भी याद रखना। क्या याद रखने का? कि देखो साहब, सॉल्यूशन के ये क्या चक्कर है वो भी आपको बता देता हूं। ये फिलहाल जो ये डी डा बता रहा है ना, जो कुछ भी हमारे पास में हर बार दो तरह की क्वेश्चंस होंगी। रिमेंबर इट। कौन कौन सी दो तरह की? इधर जिनके D1 D2 D3 होगा, और एक होगा जिनके, कहां गई ये रही, एक वो होगी जिनमें इधर 0 0 0 होगा। दिख रहा है? तो जिनमें इधर 0 0 0 होगा वो सब होमोजीनियस होंगी। नहीं समझ में आया? अच्छा, जिनमें इधर D1 D2 D3 होगा वो सब नॉन होमोजेनियस होगी। तो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। जिसमें से ज्यादा पॉपुलर कौन है? होमोजेनियस। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को प्रिय है और सामने वाले को भी लगता है इसमें दो ही बातें होती है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, सीधा सीधा खेल खेलता है। अच्छा याद रखना, होमोजेनियस इक्वेशन जितनी भी होती है हमेशा कंसिस्टेंट होती है, आंसर लाके ही रहेंगी। नहीं समझ में आया? उसमें हर बार आंसर आता है। इसका मतलब ये आंसर आता है। हाँ देखो, कहीं लिखा होगा तो लिख दिया होगा तो इन्होंने, है ना। To be consistent x y z, remember that if one of the given system of the linear equation has one zero solution, then we call it trivial। याद है ना? अगर y अब वापस से समझा देता हूं। कहने का मतलब ये कि आप में से हर बच्चों को जिन्होंने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है ना, वो अच्छे जानता है ये प्लेन है सर। हाँ या ना? एक ऐसा प्लेन जो ओरिजिन से गुजरा। नहीं समझ में आया? अरे देखो ना, क्या ये बात सही है? नहीं समझ में आया? क्या ये ओरिजिन से गुजरा? पक्की बात है ना? तो एक, अरे तीनों गुजरे, देखो ढंग से तीनों गुजरेंगे। एक्स वाई जेड की जगह 0 पटको, खटखट तीनों आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब तीनों कहां से गुजरे? ओरिजिन से गुजरे। तो एक बात तो पक्की है। क्या बात पक्की है? ये सॉल्यूशन 0 0 0 तीनों का तो है, माने ट्रिवियल सॉल्यूशन आ सकता है। इसका मतलब अनसॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा। तो ये तो हमेशा कंसिस्टेंट है। अब रही बात तीनों का एक साथ सॉल्यूशन आने का मतलब क्या है? एक तो हमारे पास में एक ही सॉल्यूशन है, एक ही बार सॉल्यूशन है, एक हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए। क्या पॉसिबिलिटीज हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की? हो सकता है टाइल्स का टुकड़ा लिया, खांचा करवा दिया, अंदर एक और टाइल्स डाल दी, है ना? खांचा करा लिया, तीनों में एक और टाइल्स डाल दी, तीन प्लेन एक साथ लाइन के अंदर आ गए। क्या मेरी बात समझे? नहीं समझ में आया? है ना? अच्छा, यूं नहीं समझो तो अरे बहुत आसान है। क्यों नहीं? बहुत बहुत आसान है। रजिस्टर उठाया, देखना चालू करा, यहां पे बाइंडिंग हुई है, उम्मीद है समझ रहे हैं? हाँ या ना? क्लियर है ना? ये इधर खोला, बाइंडिंग हुई है, दिख रहे हैं? एक पेज यहां खोला, एक बीच में पेज खोला। क्या तीनों के तीनों प्लेन P1 P2 P3 क्या एक ही लाइन पे करोड़ों सॉल्यूशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन देना कहते हैं, जिसमें एक सॉल्यूशन 0 0 भी है। नहीं समझ में आया? हाँ, तीनों का कॉमन सॉल्यूशन आया, करोड़ों वाला। नहीं समझ में आया? जिसमें 0 0 भी। तो 0 0 0 एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अच्छा, अभी इसके सिवा भी बहुत सारी बातें हैं, उन पे चर्चा करते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं क्या क्या लिखा। देखो, अगर d = 0 ना हो, ठीक है, और D1 D2 D3 में से एटलीस्ट वन ऑफ कोई भी एक 0 ना हो, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? तो हम कहते हैं इक्वेशंस का सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा और एक यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देके जाएगा। क्यों देके जाएगा? क्योंकि ऐसा हमने 12th में पढ़ा है कि x बराबर में d1 डिवाइड बाई d होता है, y बराबर में d2 डिवाइड बाई d होता है, और z बराबर में d3 डिवाइड बाई d होता है। याद है? d ने 0 मना करके कि मैं 0 नहीं हूं, हमारी जिंदगी बचा ली। क्यों? क्योंकि अगर यही 0 हो जाता तो तीनों पिट जाते। इसका मतलब नीचे जरूर कुछ है। एक बार के लिए कुछ के नाम पे 3 रख दूं? हाँ या ना? अगर मैंने कुछ रख दिया 3 तो पक्की बात है अब 2 संभावनाएं हैं। एक संभावना क्या? D1 D2 D3 तीनों ने खुसर पुसर करी और डिसाइड कर लिया कि हम तीनों 0 हो रहे हैं। तो तीनों के 0 होते ही बेचारा एक्स वाई जेड को भी 0 होना पड़ गया। तो x बराबर y बराबर z बराबर 0 0 0। इसका मतलब तीनों आंसर कैसे हैं? ट्रिवियल। लेकिन अगर किसी भी एक ने बागी हो गया, कोई भी एक जना बागी हो गया कि D1 D2 ने कहा हम 0 हो रहे हैं, D3 मैं नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो हमने कहा अगर D1 D2 ने कह दिया कि हम 0 हो रहे हैं तो ये 0, इसने कहा नहीं मैं तो 3 रहूंगा भाई, तो इसका आंसर हो गया 0 0 और 1। और अब ये कैसा है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो ट्रिवियल कब होता है? जब तीनों एक साथ 0 और नीचे वाला 0
ना हो। कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा सर अगर कल को अगर भाई तो नीचे वाला जीरो हो जाए तो नीचे वाला जीरो हो जाए तो सर इनफाइनाइट हो गई होगा। मैंने कहा ना अगर जीरो हो गया तो x बराबर में d1 डिवाइड बाई डी कभी ऐसे डील होता ही नहीं है। ये तो तभी नीचे आता है जब नीचे वाला जीरो नहीं होने की शर्त माने। अगर कल को नीचे वाला जीरो हो रहा है तो डी कहता है मैं वहीं अच्छा हूं। नहीं समझ में आया? तो ये जीरो इंटू कुछ बराबर में अब d1 के हाथों में रस्सी है। अब d1 ने कह दिया मैं हो गया जीरो, चल तो बताओ जीरो इंटू कुछ बराबर जीरो के नाम पे कुछ में क्या डालूं? कुछ भी। माने x के कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। तो याद रखना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं? जब d1 d2 d3 सब जीरो हो जाएं। तो बीच का बिड़ू जो खड़ा होता है ना उसको डिसाइड करना पड़ता है कि अब तेरे पास कोई चॉइस नहीं बची, तेरे पास अब इनफाइनाइट के इनफाइनाइट चॉइस है, सब खोल दे। क्यों? क्योंकि इधर वाला भी जीरो और इधर वाला भी जीरो, तो बीच वाला कोई नंबर भी डाल दो। सही है? सारे नंबरों पे इसको जीरो देना पड़ेगा। तो x के नाम पे कितने नंबर डालेंगे? इनफाइनाइट नंबर डालेंगे। तो याद रखना इनफाइनाइट कब सॉल्यूशन आते हैं? जब सारे जीरो हो। सही है ना? अगला पॉइंट पे जैसे जब अपन गहराई में बात कर रहे हैं तो गहराई की बात कर रहे हैं, फिर वरना नहीं करेंगे, फिर तो अपन खींच जाएंगे। ठीक है? अच्छा मान लो अगर कल को सर अगर कल को हो गया डी, वो तो जीरो है ही क्योंकि वो इधर आए इसलिए, एक्स आ गया और d1 ने कह दिया मैं जीरो नहीं हो रहा, d1 ने कह दिया मैं 1 हूं, फिर क्या होगा सर? नो सॉल्यूशन। x के बाद चॉइस ही नहीं बचेगी क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई x नहीं बना जो जीरो से गुणा होकर 1 दे जाए। तो x के बाद क्या चॉइस बनी? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब आता है? जब d जीरो हो चुका हो और d1 d2 d3 में कोई एक बागी, इसको ऐसे पढ़ो तब याद रहेगा, कोई एक बागी हो जाए। नहीं समझ में? कोई भी एक बागी हुआ सब लटक गए। नहीं समझ में? कोई भी एक बागी हो मतलब कोई भी एक जीरो होने से मना कर दे, कोई भी एक जना जीरो होने से मना करा और खट से ने इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉरी नो सॉल्यूशन का बोर्ड लग गया। ठीक है? तो याद रखना नो सॉल्यूशन का बोर्ड कब लगता है? जब डी जीरो हो और इनमें से कोई भी एक जीरो होने से मना कर दे। याद रहेगा? और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब लगते हैं? जब सारे मस्त जीरो हो, डी भी जीरो, d2 भी जीरो, d3 भी जीरो, d4 भी जीरो और डी भी जीरो। सॉरी, तो आपको पता होना चाहिए उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन लगते हैं। लेकिन हम जितना ज्ञान बढ़ा रहे हैं ये सारा नॉन होमोजीनियस के लिए चल रहा है। नहीं समझ में? नॉन होमोजीनियस के लिए चल रहा है। अरे सर ये क्या नाटक है? नॉन होमोजीनियस के लिए? हाँ, d1 d2 d3 दुनिया में ही तभी आते हैं जब नॉन होमोजीनियस होता है। सर नॉन होमोजीनियस क्या होता है? जिसमें इस साइड राइट हैंड साइड पे जीरो ना हो। क्यों सर? इधर अगर जीरो हो जाते हैं तो फिर d1 d2 d3 नहीं आते? आएंगे कैसे? d1 होता कौन है पता है आपको? d1 होता कौन है ना? a1। देखो एक्चुअल में तो हम क्या करते थे, इनके नाम से बुकिंग करते थे, याद है ना? a1 b1 c1, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और इससे दुनिया हो गई यही डी है। अगर कल को पहली रो हट करके और d1 d2 d3 लग गई तो दुनिया कहती थी अब d1 डेल्टा 1 है। अगर कल को होमोजीनियस होगा तो ये तीनों जीरो होंगे, ये तीनों जीरो होते ही ये तीनों जीरो चिपका देंगे तो आपका डेल्टा 1 भिड़ते ही जीरो हो गया। नहीं समझ में? इसका मतलब ये है कि ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 दुनिया में ही तभी आते हैं जब नॉन होमोजीनियस, वरना आते ही नहीं है। तो सारी कहानी में सबसे कॉम्प्लेक्स जगह ही नॉन होमोजीनियस होती है, इसीलिए वो बच्चे को वहां लाता ही कम है। क्यों कम लाता है? क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसे मारना है ना तो हवा में मारना है, ओजोन में नहीं मारना। वहां तो वैसे ही मर जाएगा वो, नीचे मारो, मार के बोलेगा बहुत मारा। ठीक है ना? ऐसा तो याद रखने का आपको क्या याद रखना है ना, बिल्कुल एकदम तरीके से याद रखना पूरी पूरी बात। फिर भी वापस याद दिला दूं, कुछ याद ना रहे तो सिर्फ 2 बातें याद रखना। एक तो मैंने ट्रिवियल, हाँ एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो तब नॉन ट्रिवियल, जब भी नॉन ट्रिवियल हो डी इक्वल टू 0 चिपकाने का है। और दूसरा क्या सिखाया था? कब 0 चिपकाने का है? नो सॉल्यूशन हो तब भी डी इक्वल टू 0 चिपकाने का है। देखो नो सॉल्यूशन कब आया था? देखो याद है ना? नो सॉल्यूशन तब आया था जब इधर 0 था और इधर वाला 0 होने से मना कर गया था, लेकिन इधर वाला तो 0 था। तो डी तो 0 था। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आए? जब डी 0 था। तो हर बार की पार्टी किसके मत्थे चढ़ रही है?
डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो। आपको पता लगा हर बार कौन आ रहा है, डी इक्वल टू जीरो। वो एक्चुअली चाहता ही नहीं डी नॉट इक्वल टू जीरो, बहुत कम क्वेश्चन में चाहता है, लेकिन उसके लिए फिर प्रैक्टिस चाहिए। इट नीड्स अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा क्रैमर। और मेरे को ऐसा डर लगता है हमेशा ना कि सामने वाला क्रैमर रूल पे खेलता है ना, ठीक है, तो नंबर आने के भी उतने चांसेस होते हैं जितने नहीं आने के, क्योंकि अक्सर है ना किस्मत का गुब्बारा फूट जाता है। डी इक्वल टू जीरो लग गया बच्चे का, ठीक है। यानी आगे बढ़ू, है ना। अच्छा, ये अपनी पिछली बार वाली ऑर्थोगोनल कब होती है, जब AAT बराबर आई हो, जब AAT बराबर आई हो, है ना। AAT बराबर आई। अब एक काम करें, दोनों तरफ A इनवर्स से गुणा कर दो। नहीं याद आया, अपना फेमस पैंतरा है, दोनों तरफ A इनवर्स से गुणा कर दो, तो A इनवर्स बराबर 80 हो गया, ठीक है। इन्वोलेटरी कब होता था, जब A स्क्वायर बराबर A हो, A स्क्वायर बराबर I हो। बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है, तभी तो याद रहता है आदमी को। A स्क्वायर बराबर I, A स्क्वायर बराबर I होते A इनवर्स से दोनों और गुणा कर दो, A बराबर में A इनवर्स हो गया। अच्छा, आइडेम्पोर्टेंट कब होता है, जब A स्क्वायर बराबर A हो। अच्छा, अगला बोल रहा है नीलपोटेंट कब होता है, जब A की पावर K बराबर 0। अच्छा, हमें से किसी को याद है पीरियडिक कब होता है, जब A की पावर K प्लस 1 बराबर A हो। A की पावर K प्लस 1 बराबर A हो, तो हम बोलते हैं उसका इंडेक्स K है, उसका पीरियड K है। याद है ना, बोलना बहुत जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है, बोलिए, ज्यादा से ज्यादा बोलिए, ठीक है। ऑर्थोगोनल होने पर, अरे ये सब भर्जी भर्जी बात है, ठीक है। हाँ, एडजॉइंट, मेरे को ये एक्चुअली में क्या ना, मैंने जान करके उस समय पे क्या है, आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टी नहीं दी थी, अपने बांट दिए पेपर, तो बांट देंगे, है ना। हम आपको ये वाले के ना एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज वगैरह के पेपर बांट देंगे, या आप उसमें अपने उसमें अटैच कर लेना, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टीज नहीं थी ना। जैसे अपन बोल रहे थे ना, अर्जा इज इक्वल टू आई, याद है ना आपको। हाँ, तो वो सब बातें ना इसमें देखने को मिल जाएंगी, याद है ना। आप में से कई लोगों को अच्छे से याद होगा कि एडजॉइंट जो होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, याद है। एडजॉइंट जो होता है, अपन एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर वो लास्ट में कोफैक्टर प्रूव कर दिया था। तो जो भी है, जिसके 3-4, हाँ, जो भी मस्त वाले सॉल्यूशन थे। आगे बढ़ू, मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये रही, ये देखिए, ये पीछे निकला, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ दिस, ठीक है ना। अच्छे से एडजॉइंट की प्रॉपर्टी ढूंढ ढांड के एक एक जगह से खोद खोद के निकाल दी मैंने, ठीक है ना। आप देखिए ये अर्जा इज इक्वल टू आई, ठीक है ना, और एडजॉइंट ऑफ ए की पावर, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू पॉइंट, ठीक है, ए की पावर n-1, ठीक है। अच्छा, अर्जा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, ठीक है। अच्छा, अर्जा का वापस मॉड इज इक्वल टू में डिटरमिनेंट ए की पावर n-, ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के दौरान काम में आते हैं, तो अपनी तरह से थ्योरी में जरूर रखना खूब सारे क्वेश्चन। नहीं समझ में? हाँ, ये सब आपके लिए हम आपको दे देंगे, है ना, ठीक है। तो 2-4 चीजों के प्रिंट आउट निकलवा देंगे, ठीक है। आगे चलू मैं, ये सब हम लोग ऑलरेडी वी हैव क्रॉस दिस, है ना, लेकिन बट स्टिल मैंने इसको सबको जुड़वाता जा रहा था मैं, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स तो भूल गए होंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, कब काम करता है, जब ये नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब डेल्टा है, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। आगे बढ़ो, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमेशा यूनिक होता है, मैंने ऐसा नहीं कि किसी मैट्रिक्स के 3-3 ए इनवर्स आ गए, सर मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी, है ना, एक ही आंसर आएगा। अगला, हर यूनिट मैट्रिक्स का इनवर्स वो खुद ही होता है, अरे आई का इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। अगला, ए इनवर्स अगर बी है तो बी इनवर्स बराबर ए होगा, सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स वापस ए मिल जाता है, एटी का इनवर्स करोगे तो इससे बढ़िया ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। ए बी का इनवर्स उल्टा खुलता है, ए इनवर्स की ए स्क्वायर की पावर इनवर्स करो, इससे बढ़िया ए इनवर्स का स्क्वायर करो। याद है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू में एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स से ये पावर बन जाता है, याद रखना इसमें ये पावर बन जाता पावर, ठीक है। अब जैसे इसमें पावर बन जाएगा, ये एक ही बार ए की ए इनवर्स क्या, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, बाकी सब आप पढ़ लीजिएगा, है ना। चल दूं आगे, है ना, ये सब वो चीज है ना, वो बहुत काम किए कहीं ना। चलिए ऊपर वो स्विच ऑन करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। ये स्विच को और इसकी आवाज को पहचान लेना, है ना। कभी कभी आपका नंबर हो यहाँ पे हो तो आप खट से ना ऑन कर देना, ठीक है, आते ही, ताकि वो थोड़ी देर में इल्यूमिनेट हो जाता है। कहां तक आगे थे? क्वेश्चन में आ जाए अपन, फोकट की धंधे छोड़ करके। क्वेश्चन है है ना, 185 खुल गया सीधा। अच्छा ना, इस पे चलते हैं ना अपन। नहीं आएगा आएगा आएगा, वो आ रहा है, आ रहा है, आना चालू होता है ना।
आप क्या दिखेगा आप में से कई लोग, व्हाइट बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। आ गया, चालू करें, है ना। एक्सरसाइज पे आते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या है वो समझा देता हूं। सबसे पहला काम तो जैसे इधर आप में से किसी ने अगर देखो ये इधर 1 1 1 दिख रहा है ना, तो कैसे भी करके 2 0 बनाने की एक परंपरा हिंदुस्तान में रही है। तो हम क्या करते हैं ना, R2 में ऑपरेशन लगाते हैं, R2 में से R1 घटा देते हैं और साथ में R3 में से भी घटा देते हैं, सही ना। R3 में से भी R1 घटा देते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, जो हमारा डेल्टा होगा उसको जरा देखिएगा, ये बन जाएगा -1 जब घटाएंगे तो बढ़ जाएगा, उल्टा +1 हो जाएगा। नहीं अरे और -1 जब घटाते तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 2√2। सोच लिया आपने। इधर हो जाएगा 3 + 2√2, सिर्फ 2√2, और इधर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 4 - 2√2 और घटाने पे माइनस का 2√2 और इधर हो जाएगा 0, सही है। इधर हो जाएगा -1 2 और 1, सही है भाई। अब क्या करना चाहिए हमारे को, आपको पता होना चाहिए जब भी इधर 1 0 0 आ जाए क्या करूं, इधर से खोल दूं। तो 1 की साइड से खोल दिया, 1 की साइड से खोलते ही क्या हो जाएगा, 4 × 2√2 बोले तो -8√2 और 2√2 के इससे गुणा करते ही -8, सोच लेना। अच्छा फिर इधर माइनस के अंदर जिस दिन इधर की इससे गुणा करूंगा तो 8√2 और -8, सही है भाई। -8 और -8 कट गया, फाइनली आंसर कितना हो गया 16√2 और -16√2, सही है भाई, सही है ना भाई। तो -16√2 आंसर नन ऑफ दीज है क्या, एब्सोल्यूट वाले पूछ रहे क्या, श्योर इसका क्या मतलब होता है, अरे मॉड, ठीक है 16√2 डन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या लिखने का है, आपको सिर्फ ये 2 लाइनें लिख लो, बाकी तो आपको पता है। ये एंड ओपन इतना सा लिखो, काम बन जाएगा, है ना। अपन कौन सा नोट्स बनाना है, ठीक है, अपन तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखने आए हैं, है ना। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेडी, अगला क्वेश्चन है a² + 1। अब दूसरी इसमें आधा सिखा रहा हूं, जहां 2 0 को बनाना एक आधा है, वहां एक और आधा भी है। पूरी कहानी में यो ए को फेंकना और यो ABC को बाहर निकाल लेना। दोबारा समझ लेना, यो ABC की अलग अलग गुणा करें, ABC की गुणा करें और यो बाहर निकाल लें। नहीं समझ में आया, ABC बाहर निकाल लेना भाई। जैसे A से गुणा करते ही आप में से कई लोगों को A × a² + 1 a² B a² C दिख गया होगा। इधर आपको B से गुणा करते ही B² A B × B² + 1 एंटो में B² C दिख गया। अच्छा इधर आपको दिख गया होगा C² A C² B C × C² + 1 दिख गया। अब एक काम कीजिएगा, ABC यूं आ रहा है क्या, देखो A कॉमन आ रहा है इधर से, A दिख रहा होगा, सही है ना। क्योंकि आपने इधर से ABC फेंका, इधर से ABC मल्टीप्लाई करें तो बाहर मार्केट में 1/ABC भी तो लगेगा, वो लगा दूं। अच्छा जैसे ही निकालोगे इधर से A कॉमन आ गया, सही है, इधर से B कॉमन आ गया, दिख रहा है आपको, इधर से C कॉमन आ गया, सोच लेना भाई, ठीक है ना। तो देखिए साहब, जब मैं A कॉमन लूंगा तो हटाता जा रहा हूं, हटा रहा हूं, ठीक है, हटा दो। इधर से B कॉमन ले लिया, हटा दिया, इधर से C कॉमन ले लिया, हटा दिया, सही है ना। तो जैसे मैं ABC बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे इनटू में ABC दिख गया, नहीं समझ में आया, आते ही ये बात समझ में आ गई, 66 ये तो गया। अच्छा मार्केट में क्या रह गया, a² + 1 B C², इधर a², अब सबको एक साथ चिपका दो उधर, क्या ऐड कर दूं, इसको बोलते हैं कि आपने C1 पे ऑपरेशन लगाया कि C1 + C2 + C3 लगा दूं, लगाते ही बच्चे को बदल गया, उधर की तरफ कितना हो गया 2a² + 1, ठीक है 3a² + 1। अच्छा इधर क्या हो गया 3b² + 1। अच्छा इधर कितना हो गया 3b² + 1, आगे इधर 3c² + 1, इधर a², इधर a², सही है भाई। इधर b² + 1, इधर b², और इधर कितना c² × c² + 1। अब चक्कर आया, क्या करता, रो में क्या करता, रो में अगर
अच्छा, अगर भाई यो ना करके ये कह रहे हैं, अगर मैंने ये एक सेकंड, इनका जो सजेशन आ रहा है बढ़िया वाला, वो मैं ये कह रहे हैं कि R1 में R2 प्लस R3 कर दो। तो आपने से कई लोगों को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आता दिख गया। ओके, तो आप ये कह रहे हैं मैं बाहर ही ले लूं। अच्छा, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बाकी जो बचेगा मैं देख भी नहीं रहा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि d इक्वल टू ये होगा क्या, कॉमन आने के बाद जो बचा 1 1 1, ये बचा बी स्क्वायर, इधर बचा बी स्क्वायर प्लस 1, इधर बचा बी स्क्वायर, इधर बचा सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। बेहतरीन जा रहे हैं हम। अब क्या करा जाए, 2 0 बनाओ फिर से, या बेस्ट टू बेस्ट ओपन कर दूं, 2 0 बनाओ। 2 0 बनाने का तरीका बताइए। एक काम करें क्या, कॉलम 1 में बहुत बढ़िया आइडिया दे रहे हैं, C1 में C1 माइनस C3 कर देता हूं, और C2 में भी कर देता हूं, C2 माइनस C3। क्या कहते हो आप, पक्का? अच्छा, ऐसा करने से फायदा क्या होगा, जो बाहर है वो तो बाहर ही रहेगा, लेकिन अगर आपने इसमें कॉलम 1 में से कॉलम 3 घटा दिया तो इधर 0 इधर 0 इधर -1। अब C2 में से भी अगर आपने C3 घटा दिया तो 0 1 और -1, सही है। इधर बच गया 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब बोलो क्या करूं, इस 1 से खोल दूं, 1 से खोलते ही 0 और इधर से 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। तो आंसर यही हो गया, ए ऑप्शन खुल गया। ठीक है, लेकिन हमने एक बहाना सीखा, यो और यो। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, धड़ाधड़ आप सिर्फ ऑपरेशन लिख लेना। ऐसे एबीसी को मल्टीप्लाई करा, इधर से एबीसी कॉमन ले लिया, बाकी फिर भी अगर कुछ चूक रह जाए तो इसके पास बैठना चालू कर दो, ये आपको बता देगा कि बिना फोटो के भी कैसे धड़ाधड़ नोट्स बनाते हैं। अदर नहीं है, फिर भी कहीं जैसे कहीं होगे बुरा, जैसे मोर हमेशा पंजे देखते रहते ना अपने। ठीक है यार, ये खराब है बस अपना। ठीक है, वो ये नहीं देखता इतना अच्छा जो उसके पास पड़ा है। हाँ भाई, थर्ड पे तो एबीसी अपने आप में 3 नॉन जीरो रियल नंबर हो तो डी क्या होगा। इस बेचारे को भी एबीसी फेंको इधर से, क्या कहते हो, कर दो? नहीं नहीं, एक काम करते हैं ना, ए बी सी ट्राई मारते हैं, कर दो भाई। ऐसा करते हैं एबीसी और उधर बाहर ले लेते हैं 1 अपॉन एबीसी। क्या कहते हो आप? ऐसा करते ही ये बन गया ए बी सी डी सी। ठीक है, ए ओ इधर ए बी सी सी ए, सही भाई? नहीं समझ में आया? अच्छा, अगर भाई तो इधर से अपन सी से गुणा करा तो ये बन गया ए बी सी ए बी। क्लियर है ना? हाँ, इससे हम में से कई लोगों को ये क्लियर हो गया मेरे बिना कही कि एबीसी इधर से पूरे में से कॉमन आ गया। एक ही आदमी ने एबीसी इधर से फेंकते पूरा एबीसी बाहर फेंक दिया, नहीं पकड़ में आ रहा। अच्छा, इधर बन गया बेसे ओ सॉरी एबीसी 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 एबीसी। अरे सोचा, अभी तो गुणा चल रही है, ए की गुणा करते एबीसी, बी की गुणा करते एबीसी, सी की गुणा करते एबीसी, फिर से एबीसी 1 1 1 कर दो तो एबीसी का होल स्क्वायर करता जाता हूं। अरे ऐसे तो करोगे पेपर में आप, ठीक है ना? अच्छा, इधर सी ए से गुणा करते ही हो गया ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी, इधर हो जाएगा बी सी प्लस ए बी, इधर हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। हाँ या ना? सही है ना? अब लगे ना तो एक काम हो ही जाए, इसको इसमें से घटा देता हूं, नहीं जोड़ देता हूं। क्या कहते हो आप? जोड़ दो? जोड़ते इधर हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इधर हो जाएगा वही ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन आ गया। तो फाइनली मार्केट में दिख गया ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना भाई? और यहां दिखने लग गया बी सी सी ए बी 1 1 1 1 1 1। चलो है ना? आप पता नहीं कौन से रास्ते से लेके जा रहे, तो मैं डिटरमिन थोड़ी कम सुनूंगा, पहले बता रहा हूं। एक्चुअली क्या होगा, अगर मैंने अपनी चाय में आपकी चाय मिला ली ना, ठीक है, तो दोनों की चाय का स्वाद नहीं पता चलेगा। या तो मैं पूरी तरह से आपके आगे रख दूंगा, आप ही कर लो, ठीक है, या फिर मैं अपने तरीके से ढोता चला जाऊंगा, नहीं तो क्या कंफ्यूजन फैल जाएगा दोनों में, है ना? थोड़े बहुत आप मदद करते रहना, ठीक है? अब देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि 4-4 लाइन का 5-5 लाइन का, उन्होंने अपने हाथों से ये 2 लाइन में देखा। अरे हो गया सेट हो गया।
हाँ भाई आ जाए, ठीक है, ये वही है ना। अगला क्वेश्चन 3 ही हुए ना। हाँ भाई चौथे पे आ जाओ फटाफट से, अपना टाइम है ना खटाखट खींचूंगा मैं। देखो ये क्वेश्चन है ना, मैं आपको समय देता बहुत अच्छे से, है ना, लेकिन क्या है ना, अब चक्कर क्या है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये सब के सब जितने भी एलिमेंट है, ध्यान से देखना आप जो समझा रहा हूं, है ना, ये अपने आप में लिखा है साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बहुत ध्यान से देख लो आप, दिख गया आपको। अगले नंबर पे आपको दिख रहा होगा साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है ना, प्लस में कॉस बीटा साइन अल्फा। सोच लेंगे तो दिख जाएगा। और यहां दिख जाएगा आपको साइन गामा कॉस अल्फा प्लस में कॉस गामा साइन अल्फा, दिख रहा होगा। और ऐसा मैं तीनों के साथ भी कर सकता हूं, दिख रहा है आपको। आपको ये धीरे धीरे रियलाइज होगा कि पहली बात ये 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। इसमें ऑलरेडी 2 जने यहां मल्टीप्लाई हुए प्लस फिर 2 जने यहां मल्टीप्लाई हुए। अगर आप में से कोई अगर बाय द वे A1 B1 C1 है ना, इसको अगर किसी ने बच्चे ने अगर L1 M1 N1 से मल्टीप्लाई करा होता तो उसे अच्छे से पता होता कि जिस दिन इस रो की इस रो से गुणा होती है उस दिन एक A1 L1 प्लस में B1 M1 प्लस में C1 N1 जरूर आता है। क्या आपको याद है? अच्छा, और अगर भाई दूसरा L2 M2 N2 होता तो यहां पे जरूर एक A1 L2 प्लस B1 M2 प्लस में C1 N2 जरूर आएगा। और ऐसा इधर भी होगा। तो 100% है कि जब 2 जने आ गए तो आपके दिमाग में आना चाहिए जरूर कोई तीसरा था जो दिख नहीं रहा। और वो कैसे हो सकता है? जब जरूर 0। क्या आप मेरी बात समझे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 जनों की मल्टीप्लाई हो प्लस फिर 2 जनों की मल्टीप्लाई और तीसरा ना आवे। अगर तीसरा नहीं आ रहा तो आपको खुद को सोचना है कि जरूर वो तीसरा नहीं आ रहा है, जिसका मतलब जरूर 0 रहा है। और अगर 0 रहा है तो ये किन किन की मल्टीप्लाई वो सोच लो। देखो ये रहा होगा किसी का साइन अल्फा, एक मिनट साइन अल्फा, अच्छा साइन अल्फा की मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से हुई होगी, सही है ना। अच्छा फिर साइन क्या है? कॉस अल्फा ही है ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा ये देखो ऐसा रहा होगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ऐसा ना। अच्छा यहां क्या रहा होगा? अगले वाले के अंदर रहा होगा साइन अल्फा कॉस बीटा, तो यहां रहा होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, सही है भाई। अच्छा इधर कुछ रहा होगा, मैं एक बार के लिए K1 K2 K3 मान लेता हूं, मान लेते हैं एक बार के लिए K1 K2 K3, है ना भाई। हम जरा इधर की तरफ ले लेते हैं हम लोग, कैसा? मेरे को मल्टीप्लाई चाहिए साइन अल्फा की कॉस अल्फा से और कॉस अल्फा की साइन अल्फा। ओके देखो ये हुआ कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस गामा साइन गामा। और इधर मैं जान करके 0 0 0 प्रकट कर देता हूं। और ये जरा 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए मैं आपको बोलता हूं इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, फिर आपको देखो दिखने लग जाएगा। याद आया? साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा दिख गया। अच्छा प्लस में K1 इंटू 0 का 0 भी दिख गया होगा, दिखा के नहीं दिखा? अच्छा आप जरा सोचो कि ये वाली लाइन जब आई होगी ना तो ये वाली लाइन किसके कारण आई होगी? इस लाइन की इसकी फर्स्ट रो से गुणा से आई होगी। इसका मतलब जरूर इसके अंदर एक 0 छुपा हुआ था। और आपको पता है कि अगर आप इसके लिए तैयार हैं कि ये इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर है तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, एक लाइन ही 0 हो गई तो पक्का 0 दे गई। और इस 0 से ये गुणा होकर के पूरा 0 दे गया तो आंसर है 0। तो ये ऑप्शन खुल गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आर द डेडलीस्ट वन। सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन होंगे। आगे चलो। हमने पिछले 20 मिनट में 4 क्वेश्चन किया, इसलिए थोड़ा स्पीड अप हो जाए, हाँ चलो। तो आप तो सीधा सीधा लिख देना, ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप तो सीधा लिख देना वो बराबर ये है ना। तो बस ये लाइन लिखने का मतलब ही आंसर हो गया। ठीक है आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ना। फिर से वही हरकत का दिमाग में आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है वैसा तो ये खुद ही अपने आप में मेरे को एक ए तो दे के जा ही रहा है, ये बी दे रहा है, ये सी दे रहा है, तो ABC तो वैसे ही ले लूं मार्क। अच्छा एक मिनट ले तो लेता हूं, लेकिन थोड़ा डरते हुए
कि मैं तो देखो साहब ए कॉमा ले लिया मैंने, एबीसी कॉमा ले लूं, डिटरमिनेंट में रह गया ए, अरे रुको ना एक मिनट, ऐसे नहीं, क्या रहा था ए ब्रैकेट में कितना 1 प्लस एक्स, और क्या मस्त है देखो साहब क्वेश्चन में। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ इसमें से क्या कॉमन लिया था? इसमें से, अच्छा ये याद है ना, इसमें से बी कॉमन लिया, इसमें से सी कॉमन लिया, सही है, इसमें से क्या कॉमन लिया? ए, तो एबीसी बाहर आ गया, आ गया। अच्छा बताओ इसमें से बी कॉमन लेते क्या बचा? ए, हाँ क्योंकि बी तो कट गया ना, क्या रह गया? ए, इसमें से बी कॉमन लेते बी, अच्छा इसमें से कॉमन, इसमें से बी क्या कॉमन लिया था? बी का कॉमन लेते सी रह गया था। अच्छा देखो जरा ऊपर की लाइन में इसमें से सी कॉमन लेते हैं, सी हटा सी हटा सी हटा, सही है। अब बताओ तो सब में ए बचा कि नहीं बचा? फिर से एक और ए कॉमन आ गया, नहीं पकड़ना है आपके, एक बार ए यों झड़काया, एक बार यों झड़काया, सूख गया, सही है ना। जरा देखिएगा साहब, जब मैंने ए इधर से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 प्लस एक्स, क्या कहते हो आप? ऐसा हुआ? अच्छा क्या 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 बोले? एबीसी, तो एबीसी का तो स्क्वायर हुआ होगा, है ना? अच्छा क्या कह रहे हो 1 प्लस एक्स का होल क्यों? ना 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 ऐसा नहीं करेंगे अपन, मुझे ऐसा लग रहा है सबको, हाँ यूं घटाना चालू करता हूं, 2 जीरो आपके जैसे आपके दिमाग में रहता है, 2 जीरो मैं प्रकट कर दूं, 2 जीरो प्रकट कैसे होंगे? लेकिन फर्स्ट और थर्ड कॉलम कैसे घटाया जाए? घटाने पे तो नहीं होगा, एक काम करते हैं इधर से सब में जोड़ देता हूं पहले। अरे C1 पे ऑपरेशन लगाते हैं ना, सब जोड़ो, सी सब में जोड़ते क्या हो जाएगा? इधर 2 ये दिख रहा है ना, 3 प्लस एक्स हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। वैसे आप जैसे जोड़ोगे ये बात, अरे कॉमन मत रहना, जैसे जोड़ोगे तो इधर 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स, तो बाहर आ गया 3 प्लस एक्स, कॉमन ले लूं, कॉमन लेते ही यहां रह गया 1 1 1, क्या कहते हो? ओके, इसका मतलब एक तो बात पक्की है कि इज डिविजिबल बाय, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, क्या है ये? सर 1 और थर्ड के बाद एक्सपेंड, एक मिनट, अभी एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, कर लूं अभी, लेकिन 2 जीरो आप कर ही देते हैं। यस सर, देगा क्या कोई? हाँ फर्स्ट और थर्ड, एक काम करते हैं ना, C1 में से C3 घटा देते हैं, घटा दूं? C1 में से C3 घटाते ये 0, ये घटाते ये 0, और ये घटाते माइनस एक्स, सही है। अच्छा इधर बच गया 1 1 1 प्लस एक्स 1, इधर बन गया 1 1 प्लस एक्स, क्या कहते हो आप? अच्छा एक्स को खोल दो, इधर खोलते माइनस एक्स मल्टीप्लाइड में क्या हो गया? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, देखो ना, प्लस का एक्स होगा एक तो, प्लस माइनस प्लस, माइनस का एक्स होगा, माइनस एक्स 1 माइनस, हाँ मैंने गलत खोल दिया, 1 माइनस 1 प्लस एक्स, यही तो खुला, 1 1 कट गया, सॉरी 1 1 कट गया, बचा कितना? एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये इनटू में एक एक्स स्क्वायर और लगा लेते हैं, तो इट इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर, सी। नहीं, मैं सोच रहा था ये एक्स प्लस 3 पे रुकवा लेगा मेरे को, लेकिन ये और खींच गया मेरे को। तो आप तो क्या करना ना, आप तो सिर्फ 2 ऑपरेशन लिखो ना, खत्म बात, ये करा ये करा, और क्या, बाकी तो आप कर ही लोगे, ऑपरेशन देख के तो कर ही लेते ना। एबीसी कॉलम वाइज कॉमन, एबीसी रो वाइज कॉलम, फिर ये 2 ऑपरेशन, हटाओ, चलो 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 आगे चलिए। आपने जंगी लड़ाई लड़के 5 क्वेश्चन करवा दिए, अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट डिटरमिनेंट, फोटो बता रही है, सबको एक तरफ चिपका दो। एक मिनट, सबको एक तरफ चिपकाने से हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा तोड़ेंगे तो तकलीफ रहेगा। एक तरफ चिपका दूं? 2 टाइम्स A1 2 टाइम्स V1 2 टाइम्स C1, इधर हो जाएगा 2 टाइम्स A2 2 टाइम्स V2 2 टाइम्स C2, 2 कॉमन आ गया है। अरे C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ा, सारे इधर आ गए, 2 कॉमन आ गया, बाहर रह गया A1 प्लस B1 प्लस C1, इधर रह गया A2 प्लस B2 प्लस C2। देखो मस्त बात होने वाली है अगली लाइन में, क्वेश्चन मेरे को बहुत तेजी से श्रिंक होता दिख रहा है। A3 D3 C3, ठीक है, तब तक आपने बताया कितना। अब देखो जो यहां रह गया उसको रहने देना, रहने दिया, नहीं समझ में आया? यहां ये दोनों तो रह गए ना। अब देखो जरा क्या कर रहा हूं, इसको एक ये जो है ना, ये तो अब यहां आ गया,
अरे ये जो है ये तो यहाँ आ गया ना, अब इसको इसमें से और इसमें से घटा देता हूं, तो साथ में एक और ऑपरेशन लगाता हूं, क्या C2 को C2 में से C1 घटा रहा हूं और C3 में से भी C1 घटा रहा हूं। सोच लो आप जरा, अगर मैंने A1 प्लस C1 में से A1 प्लस B1 प्लस C1 घटाए तो माइनस का B1 बचा, नहीं पकड़ में आता। अच्छा यहाँ क्या बचेगा, माइनस का B2, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का C1 माइनस का C2 माइनस का C3। सोचो, माइनस 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 कॉमन आकर के वापस प्लस हो गया, सोच लो। अच्छा अब इन दोनों ने कहा अब हम घटेंगे 13 में से, नहीं समझ में आया। अब C1 में से C2 प्लस C3 करके जोड़ करके घटा दो, तो मार्केट में रह गया 2 टाइम्स A1 B1 C1, है क्या कोई? ये ऑप्शन खुल गया। आगे बढ़ो, चले आगे, है ना? चलो उसको तो दे जा। अच्छा चले आगे, नेक्स्ट, चाय की तौहीन। हाँ नहीं, इतने लोगों की कैसी नजर थी ना, ऐसा जैसे क्या। अच्छा किसी को याद है ये फेमस है? yes, और के को तो बाहर ही बैठाता हूं, इसका मतलब होता है A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। सोच लो आप जरा, नहीं पता तो याद रख लेना, सम इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट में हर एक जना बताता है, लिखाया होगा। अच्छा जिनको नहीं पता मैंने बता दिया ना, इसका मतलब ये होता है। अच्छा अगर इसका मतलब, एक सेकंड, इसका मतलब अगर ये होता है तो जिनको ये पता है कि उसको यों करके सोचें, इसको ऐसे घुमा लें मन में, नहीं समझ में है? ऐसा क्या दिखेगा, आप यूं घुमाते यहां दिखेगा 1 1 1, यहां दिखेगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और A की बार 4 B की बार C की बार 4, किसकी जगह? ABC की जगह A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर नहीं है। जब इसका आंसर A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो उसका आंसर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होगा। तो K की वैल्यू AB प्लस BC प्लस CA, ए ऑप्शन खुल गया। लिख लेना इंटरनेशनल रिजल्ट। हटाओ, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई अगला बोल रहा है नॉन ट्रिवियल डेल्टा 0 करूंगा, क्या लगता है आपको? आओ डेल्टा 0 करें है ना? अरे वैसे भी एक देखा जाए ना तो वैसे भी ये अपने आप में होमोजीनियस क्वेश्चन, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, सही है ना? अच्छा क्या बोल रहे थे? बी, अरे ये है ना पहला तो A B B B A B B B A। अच्छा सबको एक तरफ चिपका दूं? तो C1 प्लस C1 पे ऑपरेशन लगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या कहता हूं सब में एक तरफ चिपकाते, A प्लस 2B कॉमन आ गया और क्वेश्चन फिनिश हो गया। डी ऑप्शन खुल गया। आगे बढ़ूं? नहीं, आप जान करके धीरे करना चाह रहे हो तो बात अलग, नहीं तो आगे चलते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सॉल्यूशन। मैंने आपको कहा था ना दो ही जना पे नजर रखना, नो सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल। डेल्टा 0 कर दूं? डेल्टा डी डेल्टा इज इक्वल टू -2 1 1, ठीक है ना? अच्छा 1 -2 1 और 1 1 लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू 0 कर दो। ओपन ही कर डालते हैं अपन, टाइम वेस्ट करे बगैर। माइनस का 2 -2 लैम्डा -1 माइनस का 1 ब्रैकेट के अंदर लैम्डा -1 प्लस का 1 मल्टीप्लाइड में 1 + 2 = 0। सही है ना भाई? खोल दो, ये हो गया माइनस का 4 लैम्डा और माइनस का 5 लैम्डा, 4 लैम्डा माइनस लैम्डा 3 लैम्डा। सही है ना भाई? ये हो गया प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 3 और प्लस का 2, हाँ प्लस का 6 हो गया ना? तो इधर आकर के माइनस का 6, तो लैम्डा इज इक्वल टू -2। है क्या कोई आंसर? ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं ना, क्वेश्चन करोगे ना जितना उतना बढ़िया काम होगा। फिजिक्स में मैं अगर आपके ऐसे लाम कर दूं ना 80 क्वेश्चन धड़ाधड़, चैप्टर आपको ऐसा ना सांस से फूलने लग जाए आपकी। हाँ आपको लगे क्या हो गया, फिजिक्स क्या हुआ करती थी,
केमिस्ट्री के बारे में नो कमेंट्स। हाँ ठीक है, अपन सिर्फ लॉजिकल बात कर सकते हैं। हाँ भाई, क्या वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सेट ऑफ दिस इक्वेशन एज नॉन ट्रिवियल, ठीक है ना? डेल्टा 0 कर दो ओवर द सेट ऑफ द, कर लोगे ना? आगे दौड़ दो, चलिए, है ना? आप लिख लेना डेल्टा इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 10 में। ये फेमस क्वेश्चन है, जिसको ये याद नहीं है ना, वो माना जाता है भाई ने डिटरमिनेंट की शीट को छुआ तक नहीं है। अगर बाय द वे उसने छुआ होता ना, तो उसको पता होता इसमें से घटाना है बस। भाई जैसे घटाएंगे ना, किसी को बताने की जगह नहीं है, बस क्या करना है, C1 में से C2 घटाने का 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। ये सिर्फ वही बच्चा समझ सकता है जो एक बार घटाया हो। नहीं दिखा? अच्छा, कई बच्चों को यहाँ 1 1 1 दिखेगा, आंसर 0 दिख गया उन्हें, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। मैंने कहा ना, अरे जैसा होता है ना, ये क्या गणित में अछूत है, ऐसा अछूत कैसे हो गया? अरे छुआ ही नहीं भाई ने, हमें नहीं छुआ। नहीं, ये भेदभाव, छुआछूत, ये अभी भी है समाज में। सही में कई लोग मैथ्स नहीं छूते। हाँ, मैं तो घनघोर विरोधी हूं इसका। आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो, अब ये फेमस है ना? देखो, आप में से कई लोगों की आंखों में आ गया है कि सर ये cos थीटा cos L फाई माइनस sin थीटा sin फाई है, ठीक है ना? cos थीटा cos फाई, देखो cos थीटा तो पड़ा ही है, इसको एक cos फाई और मिल जाए, जोड़ दूंगा 0 हो जाएगा ऊपर, और यहां sin थीटा पड़ा है, इसको sin फाई मिल जाए, घटा जोड़ दूंगा तो भी 0 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, R1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं। R1 को तो छेड़ूंगा ही नहीं, और जब मैं R2 को लेके जाऊंगा ना, R2 मतलब ये वाला पार्टी, तो मैं जान करके sin फाई से गुणा करता हुआ लेके जाऊंगा। सही है, जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, प्लस का sin फाई, और cos थीटा cos फाई को भी जोड़ूंगा, cos थीटा ही cos फाई को जोड़ूंगा। देखो जरा जोड़ते हैं, है ना? देखो, आप में से कई लोगों को दिखेगा, एक तो ये कई लोगों को अपनी आंखों में दिख गया cos थीटा cos फाई, cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई। अब देखो जरा, cos थीटा की किससे गुणा कर रहा हूं? cos फाई से, तो माइनस का cos थीटा cos फाई हुआ, जोड़ूंगा तो ऑटोमेटिकली कट गया। अच्छा, अंदर ही अंदर एक माइनस का sin थीटा sin फाई हुआ, मैं इधर sin थीटा sin फाई प्लस का लेके जा रहा हूं, फिर कट गया, तो 0 हो गया। नहीं दिखा? अब सर यहां दिखा दो आप, फिर मैं मान जाऊंगा, फिर तीसरे के लिए नहीं पूछूंगा, एक बार बस यहां दिखा दो आप, ठीक है? sin थीटा cos फाई, cos थीटा sin फाई, cos थीटा sin फाई, एक बार लिख दूं cos थीटा sin फाई, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, प्लस sin थीटा cos फाई। याद है ना, अपन थर्ड की तो cos फाई से गुणा कर रहे थे ना? अब जरा मन की आंखों में खोलो, माइनस sin थीटा cos फाई। अब ऐसा मत कर लेना कि आप sin a प्लस बी में भी आपके सांसें फूल रही हैं। हाँ, ऐसा बेचारी बुढ़ापा नहीं, ठीक है? माइनस sin थीटा cos फाई, माइनस sin थीटा cos फाई कट गया, प्लस माइनस का cos थीटा sin फाई, फिर कट गया, क्या आया? 0, ठीक है? वैसे भी आपको पता है ना, sin फाई की गुणा करते ही sin स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर थीटा की गुणा करते ही cos स्क्वायर फाई, और ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर फाई माइनस, जब मैं जोड़ूंगा तो sin स्क्वायर फाई, एक मिनट, कुछ बचेगा ना? पक्का बचेगा क्या? 2 देखो, ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर फाई माइनस का sin स्क्वायर फाई। अच्छा, मैं नीचे से लेके जा रहा हूं, प्लस के अंदर sin स्क्वायर फाई, ठीक है? प्लस में cos स्क्वायर फाई, जो यहां बचेगा 2 cos स्क्वायर फाई, नहीं पकड़ना ही। अच्छा, और यहां क्या बचा? खत्म हो रहा है cos थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। देखो जरा जल्दी से, इधर क्या लिखा मतलब ही नहीं, खोल दो इस साइड से। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर फाई मल्टीप्लाई में क्या? 1, यही हुआ। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। बी क्या आंसर? वो तो कितने 3:30 से, अपना टाइम ही 2:15 से 3:45 है, तो अपन वैसे भी देखा जाए तो 4 में 5 कम तक भी जा सकते हैं। रेडी? आगे बढ़े, है ना? ये लोग जानबूझ करके खत्म नहीं करने देना चाह रहे, धीरे चलते हैं ये लोग, ठीक है? अभी बाद में। हाँ,
ये कई लोगों को जिनको देखना आता वो a की पावर x देख रहे हैं, ये a की पावर 3x देख रहे हैं, a की पावर 5x देख रहे हैं। पहला तो ये fx है। अब अगले ने क्लियर बोला fx प्लस f of माइनस x, fx प्लस माइनस f of माइनस x, ये तो ना। तो आप में से कई लोगों से मैं f of माइनस x पूछ रहा हूं, बस f of माइनस x बोलो। a की पावर x, a की पावर 3x, a की पावर 5x, सोच लिया। अच्छा, और ये कितना, a की पावर माइनस x, a की पावर माइनस 3x, a की पावर माइनस 5x, सही है। और ये 1 1 1 है ना, ठीक नहीं, जो भी है क्या मतलब है, अपने को डैश है, ठीक है। आप तो इस पर नजर डालो, मेरा काम बन जाएगा। इन दोनों का आपस में इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज करते माइनस हो गया। अच्छा, fx वही रहा, f of माइनस x वही रहा है ना, ये हो गया a की पावर माइनस x, a की पावर माइनस 3x, a की पावर माइनस का 5x, ये हो गया a की पावर x, a की पावर 3x, a की पावर 5x, सही है। और वही x स्क्वायर x की पावर 4, वही जो भी है ना। अब जरा इसमें किसको जोड़ दो, fx को, माने इसको और इसको जोड़ो, आपको 2 0 दिख जाएंगे। नहीं, कट गया सब। आंसर क्या है, 0। कौन सा ऑप्शन बोलूं, सी, fx प्लस f of माइनस x बराबर 0। हटाओ, हाँ आ जाएगा, वापिस आ जाएगा। ये तो हो गया। हो गया, हटाओ ना। स्किप्ड है, स्किप्ड का मतलब मेरे से स्किप हुआ है। हाँ, हटाओ ना, चलो। बस आप तो कह दो कि सर हो गया, ठीक है, तो मैं आगे चल दिया करूंगा। ओह वेरी गुड, इसमें a प्लस बी प्लस सी पाई तो नहीं है? अरे वेरी गुड, ट्राइंगल के एंगल है ना। इसको एक बार कर लिया आपको याद हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी पाई होता है ना, 0। अरे साइन पाई, कॉस पाई बाई 2 0, टेन पाई 0, तो इन तीनों की गुणाई तो आंसर हो गया। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना चमक गया, साइन a बाई 2, साइन b बाई 2, साइन c बाई 2। और ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है 1/8 के, याद रख लेना, इट्स अ रिजल्ट, ठीक है। आगे बढ़ूं, है ना, आगे चलो, ठीक है, चलो आगे। अगला प्रश्न, हाँ भाई नेक्स्ट, ये भी हो गया 15वां क्वेश्चन। एक काम करता हूं, इसमें से इसको घटा दो, उससे क्या होगा, x मर जाएगा। यहां पे दुनिया को देखेगा a की पावर 5 माइनस a क्यूब, सही है। इसमें से इसको घटा दो, दुनिया को देखेगा a की पावर 6 माइनस a की पावर 4। इसमें आपको घटा दे दिखेगा a की पावर 7 माइनस a की पावर 5, सही है ना भाई। अच्छा ओके, आप मेरे को कह रहे हो a स्क्वायर कॉमन ले लूं, सोच लिया आपने। हाँ, कई बच्चे बोल रहे हैं a क्यूब कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, यहाँ a की पावर 4 कॉमन लेने पे a स्क्वायर माइनस 1, इधर कॉमन लेने पे a की पावर 5 बचा, a स्क्वायर माइनस 1। फाइनली कॉमन क्या ले रहे हो, a स्क्वायर माइनस 1 ले लो ना भाई। तो मैंने ऑपरेशन लगाया है R2 में से R1 को घटाने का। फाइनली आप में से कई लोग अब इस बात के लिए तैयार हैं कि a स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आएगा। अंदर बच रहा है पहले वाले में a क्यूब, अगले वाले में a की पावर 4, अगले वाले में a की पावर 5। सोच लेना आप तो, नहीं समझ में आया, हाथों हाथ एक और ऑपरेशन लगा रहा हूं R3 पे भी। R3 में से R1 घटा दूं, अगर मैंने इसमें से इसको घटा दिया x कट गया, a क्यूब कॉमन है, a की पावर 4 माइनस 1 बचा। नहीं सर, 2 घटा, देखो ना, अब ये घटाऊं तो सही। अच्छा 2 भी घटा दूं, ये कह रहा 8 घटाऊं या नहीं घटाऊं, a की पावर 5 कॉमन आ जाएगा, क्या बच्चा, ठीक है चलेगा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, जैसा ठीक है, ट्राई कर लेता हूं, ठीक है। ये कह रहा है R3 में से R2 घटा दो, घटा दूं, नहीं अपन ये वाली पहले करेंगे ना सर, ये R2 में तो ऑपरेशन लग गया ना, नहीं अपन पहले इसको लगाएंगे ना, तो R3 का नक्की करके चुकेगा, जब तक खुद बैठेगा पीछे से एक और आ जाएगा, सही है ना, नहीं आया, अरे वो क्रम में चल जाएगा, है ना। क्या बोल रहे थे अपन लोग, फाइनली क्या कॉमन ले रहे थे, R a कॉमन आ गया, अरे सही है ना। अच्छा a स्क्वायर माइनस 1 के कॉमन आते हैं, यहाँ क्या बचा, a स्क्वायर, हाँ a की पावर 5, सही है। यहां बचेगा a की पावर 6 और यहां बचेगा a की पावर 7, और यहां बच गया है a क्यूब माइनस x, a की पावर 4 माइनस x, a की पावर 5 माइनस x, सही है। देखो इसके 2 टुकड़े हो गए, एक तो 0 हो गया, इसके 2 टुकड़े हो गए ना, दिख गया क्या आपको, एक तो 0 हो गया,
और दूसरे टुकड़े में ये दिख रहा है, सही है। फिर दूसरे में से क्या कॉमन आ गया, एक्स एक्स कॉमन आ गया, सही है ना। अरे समझ में आया, तो 1 1 1 बचा, सही है। तो तब तक क्या कॉमन आया, एक्स माइनस का एक्स कॉमन आ गया, सही है। अच्छा अब ये लोग कह रहे हैं कि इस पूरे में से A3 कॉमन ले लो, A क्यूब कॉमन ले लो, नीचे वाले में से A स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आंसर 0 हो गया। ये कह रहे हैं नीचे वाले में से क्या कॉमन ले लो, A स्क्वायर कॉमन ले लो, लिख लो। तो मैं यहां लिख देता हूं A स्क्वायर कॉमन, आंसर 0। दोबारा बोलता हूं, देखो जरा, पहले क्या करा, इसमें से घटाया, इसमें से घटाया, तो ये रह गया था, और ऊपर वाली जो रह गई थी A क्यूब माइनस एक्स A की पावर 4 माइनस एक्स, ये रह गया था, उसमें से उसके 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े करते ही वो एक तो वैसे ही 0 हो गया, और दूसरे वाले में माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स बचा, हमने फिर से माइनस एक्स कॉमन ले लिया। अगर माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो जो बचा वो 1 1 1, हमने कहा छेड़ो मत। अब नीचे वाले में से A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो A क्यूब प्लस A की पावर 4 प्लस A स्क्वायर कॉमन लेते हैं, A क्यूब प्लस A की पावर 4 प्लस A की पावर 5 बचेगा, 2 की 2 आइडेंटिकल दे देगा, आंसर 0 हो जाएगा। आगे बढ़े, है ना। रेडी, नेक्स्ट। हाँ भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ना आंसर तो एक ही तरीका है, D इक्वल टू 0, ठीक है। D बराबर 0 ट्राई कर लेंगे, है ना, देख लेना। D इक्वल टू 0 लिखवा रहा हूं, अभी तो आगे चलूंगा, ठीक है। कोई मुश्किल आएगी तो बताना, ठीक है। अगला वाला मस्त है, देखो ये 3x को 0 बनाना है। मेरे दिमाग में आ रहा है कि 3x आ रहा है R3 में, किस में आ रहा है, R3 में। तो मैं एक सोच रहा हूं कि R3 में से R1 और R2 जोड़ के घटा देता हूं, क्या कहता हूं। अच्छा बताओ, चलो घटा लेते हैं, घटाते ही ये तो 0 हो गया सर। अच्छा जरा इन दोनों को जोड़ो, 6x को घटाओ, x बचा। अच्छा इन दोनों को जोड़ो, 0 आ गया, 6x ही रह गया। अच्छा इन दोनों को जोड़ो, 8x का x बचा। अच्छा यहां से जोड़ा तो y बचा, प्लस का y बचा, और 0, सही है। तो फाइनली यही बचा। अच्छा यहां क्या रह गया, x प्लस y, x प्लस y प्लस z, सही है। आप में से अगर किसी को दिख रहा हो तो एक काम करता हूं, फिर से इसमें से घटा देता हूं, बीच वाले रो को छेड़ ही नहीं रहा, नहीं समझ में आ रहा। R1 में से R3 घटा रहा हूं, नहीं समझ में आया। तो R1 में से R3 घटाने पर नीचे 0x x प्लस y तो सेम रह गया, जो ऊपर घटेगा तो x बचा, y बचा, इधर z बचेगा। क्या कहते हो आप, अभी बीच वाली लाइन मस्त मजे कर रही है, ठीक है। क्या दिख रहा है उधर, 2x, इधर क्या दिख रहा है, 5x प्लस 2y, श्योर है। और इधर आपको क्या दिख रहा है, 7x प्लस 5y प्लस 2z। अब थोड़ा सा धर्म संकट है, ठीक है ना। और बस हमारे को कैसे भी करके एक और 0 की आवश्यकता है और क्वेश्चन हो जाएगा मेरा। क्या किया जाए, R2 में से भी R1 घटवा दूं। चलो एक और काम करते हैं, ये कह रहा है कि R2 में से R1 घटा लेते हैं। देखो जब घटाएंगे 2R1, ओ वेरी गुड, 2R1, क्या अच्छा आइडिया है। दुगना करके घटाओगे तो यहाँ क्या दिख रहा है, 0। दुगना करके घटाओगे तो 3x और 3x, नहीं समझ में है, दुगना करके घटाओ, 5x प्लस 3y प्लस 0, 5x प्लस 3y। और अब खोल दो इस साइड से, x की साइड से ओपन कर देना। तब तक मैं इसको चेंज कर देता हूं, है ना। यहां पे क्या दिख रहा है, 0, 3x 5x प्लस 3y, ठीक है। और ये इक्वल टू में दे रखा है माइनस का 16। ओपन कर दूं, बस ओपन एंड सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब हमें से कई लोगों को दिखने लग जाएगा कि हाँ हो रहा है, ठीक है। दोनों आ जाएगा, क्या नाना को क्या तकलीफ है, एक और ऑपरेशन 3xy से 3xy कट गया, सही है। लास्ट आखिरी 1 मिनट, है ना। चलिए क्वेश्चन में ये दिख रहा है, सबको मैं सोच रहा हूं कि पहले इधर जोड़ दूं। कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 जोड़ रहा हूं, क्यों, क्योंकि 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा। ओहो ये इतना रह गया 2 to 1, सही है ना भाई। अरे सबको जोड़ दिया, तीनों को नहीं जोड़ूंगा, जान करके नहीं जोड़ रहा मैं। तीनों को जोड़ने पर चलो तीनों को जोड़ता हूं। देखो एक आइडिया तो बुरा नहीं है, 2 प्लस 4 sin 2x हो गया, सही है ना। और इधर प्लस के अंदर 4 sin 2x हो गया, और इधर प्लस के अंदर 2 प्लस 4 sin 2x हो गया। वाह वेरी गुड,
क्या कहते हो आप? इधर रह गया कॉस का स्क्वायर 1 प्लस कॉस का स्क्वायर, इधर रह गया कॉस का स्क्वायर, इधर 4 साइन 2x, सही है, इधर 4 साइन 2x और इधर कितना रह गया 1 प्लस 4 साइन 2x, सही है भाई। अब क्या करना है, इसको कॉमन ले लो। ओके वेरी गुड, इसको कॉमन ले लिया गया है। कॉमन लेने पे बाहर क्या दिख रहा है 2 प्लस 4 साइन 2x। अच्छा लास्ट पॉइंट 1 1 1। अब देखो R2 R1 में R2 नहीं रुको 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 रुको, अब क्या मेरे दिमाग में आ रहा है फिर से R2 में से R1 घटा दें। आप क्वेश्चन कर लेंगे, लास्ट में क्या करना है फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब तो वैसे भी 2 0 बना के भी काम हो जाएगा आपसे, है ना? नहीं आया समझ में? अभी देखो 2 प्लस 4 साइन 2x तक तो मैं कॉमन खींच ही गया था। 2 0 बना करके इसे ओपन करना। अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए f डैश x 0 रखना। क्या करने का है, वही काम का है। f डैश x निकाल कर fx निकाल करके f डैश x को 0 करना, वो आपको आंसर दे देगा। ठीक है ना? फाइंड x एंड फिर उसको पुट कर देना वापस फंक्शन में, सही है। शेष अपन बाद में करते हैं क्योंकि अगले टीचर का भी टाइम हो गया।